ठीक है। तो अभी तक हम लोग मतलब क्या कहते हैं रेजिस्टेंस के बारे में पता चल गया कि हाँ भैया रेजिस्टेंस आपकी एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है, खुद के अंदर की प्रॉपर्टी होती है जो आपके इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने से रोकती है। तो अगर आपका इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे मतलब धीरे धीरे जा रहा है तो आप अच्छे मतलब कंडक्टर नहीं हो, आपको रेजिस्टर बोला जाएगा। और अगर आप में इलेक्ट्रॉन बहुत अच्छे से मूव कर पा रहा है तो आपको गुड कंडक्टर बोला जाएगा। और अगर मान लो कि मैं बोलता हूँ कि आपके इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो ही नहीं हो पा रहा है तो आपको क्या बोल दिया जाएगा, इंसुलेटर बोल दिया जाएगा। ये है। तो ये तीनों चीजों क्यों बोलो, किसकी कैटेगरी में बोला जा रहा है, रेजिस्टेंस की कैटेगरी में बोला जा रहा है ना कि हाँ यार रेजिस्टेंस बेसिकली क्या हो रहा है कि किसी में ज्यादा है किसी में कम है किसी में वो है। अब तुमने बोला कि भैया मान लो कि मेरे पास एक नाइक्रोम की वायर है, या फिर हटाओ भैया मेरे पास मान लो कि एक सिल्वर की वायर है, तो क्या सिल्वर की वायर में क्या रेजिस्टेंस घटा बढ़ा सकते हैं? ऐसा तो नहीं होता कि रेजिस्टेंस मतलब क्या कहते हैं हमेशा थ्रू आउट हर जगह सेम ही रहेगा। नो, ऐसा नहीं है। सिल्वर की वायर में रेजिस्टेंस भी तुम बढ़ा सकते हो, मतलब कि किसी भी सर्किट में तुम उस सिल्वर की वायर के रेजिस्टेंस की वैल्यू को देख के तुम जान सकते हो कि सिल्वर की वायर में रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया। और उसको अगर तुमको करना है तो उसके पास तुम्हारे पास तीन चार मेथड है। वो पहला मेथड ये कि आप उसकी लेंथ को इंक्रीज कर दो। दूसरा मेथड ये है आप उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब कि कितना है छोटा, जैसे मान लो कि छोटा छोटा डायमीटर का है कि बड़ा डायमीटर का है ना, कितना ज्यादा मोटा हो रखा है उसके हिसाब से। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को अगर मैं घटाऊंगा बढ़ाऊंगा तो रेजिस्टेंस कम ज्यादा होगा ये। और इवन अगर मैं टेम्परेचर को भी घटाऊंगा बढ़ाऊंगा तो भी मेरा क्या हो जाएगा, तुम्हारा रेजिस्टेंस ऊपर नीचे मेरे को जाते हुए दिखाई देगा कि हाँ कैसे रेजिस्टेंस ज्यादा है कैसे रेजिस्टेंस कम है। तो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं कंडक्टर में जो कि तुम्हारे रेजिस्टेंस को डिपेंड करते हैं, डिफाइन करते हैं कि हाँ तुम्हारा रेजिस्टेंस कितना होगा। अगर लेंथ ऑफ कंडक्टर जितना होगा उसके हिसाब से तुम्हारा रेजिस्टेंस कम ज्यादा हो सकता है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के हिसाब से तुम्हारे थिकनेस के हिसाब से तुम्हारा रेजिस्टेंस कुछ ऊपर नीचे हो सकता है। इवन मटेरियल के हिसाब से भी हो सकता है, जो कि मैंने बताया कि सिल्वर एज कम्पेयर टू नाइक्रोम वायर, सिल्वर में ज्यादा बेस्ट तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस कम होता है। और अगर मान लो कि मैं उसकी बात कर देता हूँ टेम्परेचर के हिसाब से, तो क्या भैया अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा देता हूँ कंडक्टर का तो क्या उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा? तो उसके हिसाब से ये सारी चीजें हो गई। तो सबसे पहले आते हैं लेंथ में। तो देखो एक्सपेरिमेंट करके हमें ये पता चला कि अगर मैं लेंथ को बढ़ाऊंगा, अगर मैं लेंथ को बढ़ाऊंगा तो मेरा रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और अगर मैं लेंथ को घटाऊंगा तो मेरा रेजिस्टेंस कम होगा। ये तो भैया आपने एकदम वही बात बोल दी, प्रोपोर्शनैलिटी वाली बात बोल दी है ना, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल वाली, कि जैसे V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा, ठीक वैसे ये भी है कि अगर भैया लेंथ बढ़ेगी तो आपका मतलब क्या कहते हैं रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेंथ कम होगी तो आपका रेजिस्टेंस कम होगा। तो बिल्कुल ये भी वही चीज हो रखा है, ठीक है। तो अगर आपको उसको रिप्रेजेंट करना है तो ये क्या है रेजिस्टेंस, ये क्या है लेंथ है, जो कि क्या है इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रखा है। तो आर बढ़ेगा तो मतलब लेंथ बढ़ेगा तो आर बढ़ेगा, लेंथ कम होगा तो आपका आर भी कम होगा, ठीक है। तो जैसे ये देखो ये क्या नाइक्रोम वायर है, रीडिंग्स में चेक करना, ये तुम्हारे रीडिंग्स तुम्हारे उसको बताता है कि तुम्हारा बेसिकली कितना वो है रेजिस्टेंस कितना है। तो जैसे अभी हम लोग चेक करते तो कितना आ रहा है तुम्हारा 40 के समथिंग आ रहा है, ये 3.9 के समथिंग आ रहा है। कितना आ रहा है 3.9। अब देखो अब हम लोग सर्किट को थोड़ा बढ़ा देते हैं, सर्किट को हमने बढ़ा दिया मतलब कि अब थोड़ी लेंथ को थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। तो देखो जैसे मैंने लेंथ को डबल किया तो जो पहले कभी 3.9 आ रहा था अब कितना आ रहा है तुम्हारा, अब आ रहा है तुम्हारा 8 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 7 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो इसका मतलब मेरे को क्या दिख रहा है कि देखो मैंने जैसे ही लेंथ बढ़ाई वैसे ही मेरे को रेजिस्टेंस मेरे को बढ़ता हुआ दिखाई दिया। तो ये पहला वाला मेरे को समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले मेरे को इतना बताओ। हाँ भैया। आ गया ना ये। आ गया। तो इसके हिसाब से क्या है कि अगर मान लो कि भैया अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रखा है, रेजिस्टेंस आपके लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रखा है, तो अगर मैं लेंथ को डबल करूंगा तो रेजिस्टेंस भी डबल होगा, और अगर के लेंथ के वायर को मैं आधा कर दूंगा तो रेजिस्टेंस भी मेरा क्या हो जाएगा जस्ट आधा हो जाएगा, है ना, ये हो गया। और अगर जैसे ये वाली जो प्रॉपर्टीज होती है ना ये, तो अगर मान लो कि इस तरीके से मैं बात करता हूँ कि हाँ देखो बढ़ाने पे बढ़ रहा है घटाने पे कम हो रहा है, इवन अगर जैसे मान लो कि मैं बोल देता हूँ है ना, तो ये जो प्रॉपर्टी होती है कहीं ना कहीं तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं कि ये जो तुम्हारा रेजिस्टेंस है ना, ये तुम्हारे सीरीज के रेजिस्टेंस की बात करने लगता है। कि अगर जैसे मान लो कि मैंने डबल कर दिया, डबल कर दिया, जैसे मान लो कि अभी तुमको मैं बताऊंगा, जैसे मान लो कि मैं बोलता हूँ कि एक R1 की वैल्यू है एक R2 की वैल्यू है, तो अगर तुम इसको ऐड करोगे तो टोटल जो रेजिस्टेंस होता है वो बढ़ जाता है। ठीक वैसे ये भी है, पहले लेंथ 5 थी तब तुम्हारा रेजिस्टेंस 2 था, लेकिन जैसे तुमने लेंथ तुमने उसको 10 कर दिया अब रेजिस्टेंस तुम्हारा 4 हो गया। तो कहीं ना कहीं ये ऐसा लग रहा है कि भाई जैसे ही तुमने इसको लेंथ बढ़ाई वैसे ही तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि दो रेजिस्टेंस जैसे एक साथ आ गए, और वो भी कैसे आ गए सीरीज में आ गए। क्योंकि जब भी जो तुम्हारा रिजल्टेंट रेजिस्टेंस होता है सीरीज में, जब भी हम उसको सम करते हैं
तो वो ज्यादा ही होता है। ठीक वैसे यहाँ भी जैसे हमने लेंथ को बढ़ा दिया तो रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया। तो ये R1 प्लस R2 इक्वल टू आर क्या है, 1/R1 प्लस 1/R2 इक्वल टू आर क्या होता है, अभी उसके बारे में बाद में पता करेंगे। बस मैं अभी तुमको बस बता रहा हूँ कि इस हिंट को थोड़ा समझना है ना, ये क्या चीज है, तो आगे की क्लास में थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो जैसे ये देखो, अच्छा मुझे बताओ, अगर जैसे मान लो कि मैंने बोल दिया कि रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया लेंथ बढ़ने पे, तो मुझे तो अगर रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया तब उस केस में अगर मान लो कि मैं इस इलेक्ट्रिक बल्ब को जलाऊंगा तो वो तेज जलना चाहिए, धीमे जलना चाहिए, धीरे धीरे। धीरे जलना चाहिए, है ना। जैसे मान लो कि मैं बोल देता हूं कि भैया रेजिस्टेंस आपका ज्यादा मैंने कर दिया, क्यों, क्योंकि मैंने भैया आपकी लेंथ ज्यादा कर दी। तो अगर आपने लेंथ ज्यादा कर दी, ये कैसे पता है, तुमने बोला कि अरे भैया आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, लेंथ बढ़ेगा रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो अगर आपने मतलब क्या कहते हैं कि लेंथ बढ़ाई होगी तो रेजिस्टेंस बढ़ा होगा, और रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉन के फ्लो को स्लो डाउन कर देना। और अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्लो डाउन हो गया तो इसका मतलब है कि भैया इलेक्ट्रिसिटी धीरे धीरे जाएगी, करंट धीरे धीरे जाएगा, और जब करंट धीरे धीरे जाएगा तो आपका बल्ब भी कैसा होगा, एकदम धीरे धीरे ही ग्लो करेगा। तो अभी देखो, जैसे ये सबसे पहले एक सर्किट दिखा रहा है कि देखो सर्किट कंप्लीट है तो एकदम बढ़िया तरीके से चल रहा है। अब अगर तुम ध्यान से देखोगे तो एक तुमको वायर ये दिखेगी और एक वायर तुमको ये दिखेगी। तो देखो जैसे ही छोटे में गया तो देखो कैसे चलेगा, ग्लो होगा, है ना, अच्छा खासा ग्लो हो रहा है। ये अभी इसकी लेंथ कैसी लग रही है पहले वाले के कंपैरिजन में, ए और बी के कंपैरिजन में इसकी लेंथ छोटी है बड़ी है, छोटी है बड़ी है बताओ, बड़ी। बड़ी ए है, वाली की बड़ी है। ए वाली की बड़ी है ना। तो तुम देख रहे हो ए में ग्लो ज्यादा हो रहा है, बी में ज्यादा ग्लो हो रहा था, बताओ मुझे। नहीं भैया ज्यादा ग्लो। बी में ज्यादा ग्लो हो रहा था। तो यार अभी तो मतलब क्या कहते हैं कि यार अगर मान लो कि दोनों ही नाइक्रोम के वायर हैं, है ना, मान लो कि मैंने बोल दिया कि भाई दो ही तुम्हारे नाइक्रोम के वायर हैं, तो भाई एक में इलेक्ट्रिसिटी तो इतनी ज्यादा ग्लो कर रही है ना, कि मतलब क्या कहते हैं कि एकदम एकदम फ्लशी, एकदम मतलब पूरा दिखा रही है कि जैसे ये देखो फिर से एक बार देख लो, ठीक है, एकदम कायदे से दिखा रही है। लेकिन अगर नाइक्रोम के वायर वो भी वही है तो फिर भाई उसमें फिर मतलब क्या कहते हैं कि इतना धीरे धीरे क्यों चल रहा है ना, इतना ज्यादा धीरे धीरे क्यों चल रहा है ना, इतना धीरे। तो इसी वजह से, क्यों, क्योंकि लेंथ बढ़ गई। तो जैसे ही लेंथ बढ़ गई रेजिस्टेंस बढ़ गया, और रेजिस्टेंस बढ़ गया तो सर्किट में इलेक्ट्रॉन उतनी तेज से फ्लो नहीं हो पा रहे जितनी देर से पहले हो पा रहे थे। इसी वजह से तुम्हारा जो बल्ब है थोड़ा सा वो धीमे धीमे जल रहा था। ये तो पहली जो चीज थी वो समझ में आ गई कि नहीं आ गई, पहले मेरे को इतना बताओ। हाँ भैया। हाँ भैया। आ गए, चलो गुड। अब आ जाओ दूसरे वाले पार्ट पे चलते हैं। दूसरा वाला पार्ट क्या बोल रहा है कि भैया अगर आपने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के साथ छेड़छाड़ की, मतलब कि थिकनेस के साथ, कि कौन मोटा कौन पतला, अगर उसके साथ छेड़छाड़ की तो आपका जो रेजिस्टेंस है वो भी आपका क्या हो जाएगा, कम और ज्यादा हो जाएगा। और इसमें तुम्हारे एक्सपेरिमेंट से ये पता चला है कि यार रेजिस्टेंस ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रखा है तुम्हारे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। मतलब कि क्या, कि अगर तुम्हारा रेजिस्टेंस अगर तुम्हारा एरिया बढ़ेगा तो तुम्हारा रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, तुम्हारा कम हो जाएगा, है ना। क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर की वैल्यू तुम्हारी क्या हो रही है, यहाँ तुम्हारे डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ रही है। एकदम वैसा ही है जैसे मान लो कि पहले मैं बोलता था कि तुम्हारा ये 1/4 हुआ करता था, तुमने बोला ठीक है कोई बात नहीं, 1/4 होता तो कोई दिक्कत नहीं। मैंने बोला कि यार अब 4 से तुम्हारा ये 5 हो गया, तुमने बोला यार ये तो चिंता की बात है। तो कार्तिक ने बोला यार चिंता की बात क्या, तू तो बढ़ रहा है ना, 4 से 5 हो गए। तूने बोला अरे नहीं यार, फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर जब भी बढ़ता है तो जो टोटल फ्रैक्शन होता है उसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो तुमने बोला यार भैया इस हिसाब से तो मतलब आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, और ए होता है आपका एरिया। तो अगर आपका एरिया बढ़ेगा मतलब कि थिकनेस बढ़ेगी, तो इसका मतलब है कि आपका रेजिस्टेंस आपका कम होगा, और आपका अगर थिकनेस आपका रिड्यूस होगा मतलब कि आप जितने पतले होते जाओगे उतना ही आपका मतलब क्या कहते हैं रेडियस, मतलब कि रेजिस्टेंस बढ़ने लगेगा। तो ये चीज समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि हाँ ये देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि आप जितने ज्यादा मोटा वायर इस्तेमाल करोगे उतना ज्यादा आपका रेजिस्टेंस कम होगा, ठीक है, और आप जितना ज्यादा पतला वायर यूज करोगे उतना ही ज्यादा आपका रेजिस्टेंस कम ज्यादा होगा। और ऐसा इसी वजह से होता है क्योंकि मोटे वायर में तुम्हारा क्या होता है कि एक स्पेस मिल जाता है। जैसे मान लो कि मैं बात कर देता हूँ कि तुम्हारा काफी मोटा वायर था, ठीक है, तो इस मोटे वायर में तुम्हारे इलेक्ट्रॉन को काफी ज्यादा स्पेस मिल जाएगा एक तरीके से मूव करने के लिए, काफी ज्यादा। लेकिन अगर मान लो कि एक में बहुत ज्यादा पतला वायर ले लेता हूँ तो इलेक्ट्रॉन का तो डायमीटर बदलने वाला है नहीं, इलेक्ट्रॉन तो उतना ही रहेगा, तो फिर इसको ज्यादा मूव करने के लिए जगह मिली नहीं तो ये और ज्यादा कोलाइड करेगा, और ज्यादा कोलाइड करेगा तो मतलब और अपोजिंग फोर्स, और अपोजिंग फोर्स मतलब कि भाई सीधी सीधी बात है रेजिस्टेंस क्या होता है मिलेगा, मेरे को एक बढ़ता हुआ रेजिस्टेंस मेरे को देखने को मिलेगा। तो यही बताया जाता है कि हाँ देखो जो रेजिस्टेंस जो होता है वायर का वो तुम्हारे उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के जस्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब कि अगर आपका एरिया बढ़ेगा
डबल हो जाएगा। डबल हो जाना मतलब पहले एक था अब दो हो गया, तो मतलब कि रेजिस्टेंस अब क्या हो जाएगा, आपका आधा हो जाएगा। और अगर मान लो कि आपका रेजिस्टेंस पहले आधा था, ठीक है, आप नहीं, पहले आपका रेजिस्टेंस एक था, जैसे यहाँ अभी 1A लिखा है लेकिन 1 यहाँ लिखा नहीं है, लेकिन अब बोल रहे कि चलो अब A आपका आधा हो गया, मतलब कि अब R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कितना, एक सेकंड में यहाँ करते हो, ठीक है। अब जैसे मैं मान लो कि पहले ये था, ठीक है, तो यहाँ अगर लिखा नहीं है लेकिन यहाँ 1 लिखा हुआ है, अब क्या बोल रहे हैं कि अब A आपका कितना हो गया, आधा हो गया। अब अगर आपका A आधा हो गया तो इसका मतलब क्या है, 1/2A हो गया। और जब आप इसको ऊपर भेजोगे तो इसका मतलब है कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना हो जाएगा, 2 रहेगा, 2/A हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये बता रहे कि देखो आपका रेजिस्टेंस दुगना बढ़ गया। तो यही बता रहा है कि अगर आपने वायर को डबल किया, वायर के एरिया को डबल किया, तो रेजिस्टेंस आपका आधा हो जाएगा। और आपने अगर वायर के एरिया को अगर आधा कर दिया तो आपका रेजिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, जस्ट डबल हो जाएगा। ये तो पहले मेरे को बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कि इस हिसाब से भैया जो मोटा वाला वायर होगा, जो जिस बेसिकली मोटा वाला वायर मतलब कि जिसके पास ज्यादा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, पतला वायर वाला मतलब भैया जिसके पास कम वाला एरिया ऑफ सेक्शन है। और अगर इस हिसाब से बोला जाएगा तो भैया जो मोटा वाला वायर है उसमें कम रेजिस्टेंस, और जो आपका पतला वाला वायर है उसमें आपका ज्यादा रेजिस्टेंस। तो पहले मेरे को बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, अभी आ गया। आ गया ना। आ गया, आ गया, ये आ गया। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है, ये प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं तुम्हारे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में तुम्हारे पैरेलल वाली प्रॉपर्टीज को रखता है ना, कि जिसमें आपने मतलब क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस को जब आपने पैरेलली लगाया तो आपका जो टोटल रेजिस्टेंस की जो वैल्यू निकल कर आती है वो कैसे निकल कर आ जाती है, कम आ जाती है। तो ठीक वैसे यहां भी हो रखा है, यहां कुछ ना कुछ इस तरीके से दिखाया गया है कि हाँ यहाँ जो तुम्हारे दो रेजिस्टेंस थे वो दो रेजिस्टेंस को मतलब पैरेलली ज्वाइन कर दिया गया। उन पैरेलली ज्वाइन करने की वजह से जो आपका टोटल रेजिस्टेंस है वो आपका आधा हो गया है, ठीक है। ये तो ये बाद में उसके बारे में और अच्छे से पता चल जाएगा। ये अब बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया। हाँ हाँ भैया, आ भैया, गया। इसका एक फॉर्मूला बिछाना, कोई पी एल हाँ अभी अपॉन बताएंगे, ए करके। हाँ वो रो वाला आता है, ठीक है। तो अभी उसके बारे में बाद में पता चलेगा, ठीक है। तो अभी उसके बारे में अभी और अच्छे से बताएंगे। तो देखो अगर इस हिसाब से अगर मान लो कि तुमको कोई एक रेजिस्टेंस वायर बनानी है या फिर कोई भी रजिस्टर बनाना है जिसमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो, धीमे धीमे बहे, धीमे धीमे बहे, तो इसका मतलब है भैया सबसे पहले तो मैं छोटी सी मतलब क्या कहते हैं कि जैसे मान लो कि धीमे धीमे बहे, तो मतलब क्या कि भैया मैं एक लंबी सी वायर लूंगा ताकि आपका एरिया ऑफ लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। और फिर मैं क्या ले लूंगा, पतली सी वायर ले लूंगा ऊपर से। तो अगर मैंने पतली वायर ली, लंबी वायर ली, तो मेरा रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। और अगर मान लो कि भैया मैंने एक छोटी सी वायर ली और मैंने मोटी वायर ले ली, तो फिर मेरा जो ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा, है ना। तो आपको जिस हिसाब से रेजिस्टेंस बनाना है एक ही मेटल का, आप बड़े आराम से बना सकते हो। मैंने बोल दिया कि चलो ठीक है, तुम्हारे पास सिल्वर की मैंने तुमको एक मतलब वो दी थी, सिल्वर का एक मेटल ले दिया और मैंने ए और बी, ए मतलब कार्तिक और बी मतलब अंश, मैंने बोला कि चलो ठीक है दोनों सिल्वर है, एक काम करो जाओ एक रेजिस्टेंस को हाई करके आओ, एक रेजिस्टेंस को कम करके आओ। तो तुमने बोला ठीक है कोई बात नहीं भैया, आप मेरे को एक छोटी सी वो दे दो, मतलब क्या कहते हैं आप, मतलब मैं इस लेंथ को छोटा कर दूंगा, मोटा कर दूंगा, मेरा रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। दूसरे वाले ने क्या बोला, जिसको ज्यादा करना था मैं लेंथ को ज्यादा बड़ा कर दूंगा और उसको पतला कर दूंगा तो मेरा ज्यादा रेजिस्टेंस हो जाएगा, है ना। तो इस हिसाब से मतलब क्या कहते हैं कि आप बड़े आराम से वो कर सकते हो ये। तो पहले मेरे को बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, हाँ भैया आ गया। आ गया ना। ये अभी देखो एक तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं एक छोटा सा एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, फॉर्मूला नहीं होता वो जनरली एक छोटा सा कंसेप्ट होता है, अभी उसके बारे में बाद में बताऊंगा। ये तुम्हारा होता है कि बेसिकली आर इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए। ए क्या है तुम्हारा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वायर कैसी होती है, गोल होती है। गोल मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तुम्हारे डायमीटर के हिसाब से देखा जाता है, मतलब कि पाई आर स्क्वायर। तो ये तो अभी तुम्हारे इसमें केस में क्या होता है कि रेजिस्टेंस के केस में जो पाई आर एल के हिसाब से कैसे निकाला जाता है कि तुम्हारा जस्ट जो होता है वो डबल होता चला जाता है। क्या होता चला जाता है, अगर जैसे आपका मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा तो वैसे 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 आपका जो मतलब क्या कहते हैं जो डी की वैल्यू है वो आपके रेजिस्टेंस को जस्ट क्या करने लगेगी, जस्ट डबल करने लगेगी। ये हो गया। तो जैसे मान लो कि मैंने बोला कि आपका रेजिस्टेंस है वो आपके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आपके स्क्वायर ऑफ डायमीटर के। इसका मतलब है कि अगर आपके डायमीटर की वायर अगर बढ़ी, मतलब डायमीटर बढ़ा, तो रेजिस्टेंस आपका 1/4 हो जाएगा, क्योंकि आप इसके हिसाब से अगर वैल्यू रखोगे तो कहीं ना कहीं आपका मतलब क्या कहते हैं 1/4
4r² आएगा। तो मतलब कि ये बता रहा है कि हाँ देखो 1/4 हो गया, ये हो गया। ठीक वैसे अगर मान लो कि आपने उसको आधा कर दिया, जो कभी डबल था आधा कर दिया, तो उसका जस्ट अपोजिट कितना हो जाएगा, आपका 4 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि वो तुम्हारा नीचे से ऊपर जाने की कोशिश करेगा ये। ठीक वैसे अगर मान लो कि आपने वायर को अगर 3 टाइम्स कर दिया, तो नीचे अपॉन कितना होना चाहिए, 1/3² है ना, तो इसकी इक्वल हो जाएगा 1/9 हो जाएगा। और अगर मान लो कि मैं बोल देता हूं कि जो तुम्हारा डायमीटर था 1/3 हो गया, 1/3 हो गया, तो उसका मतलब क्या है, अब तुम बोलोगे कि भैया रेजिस्टेंस आपका 9th टाइम तो बढ़ जाएगा। तो यहाँ तो देखो यहाँ ट्रिपल होने पे 1/9 हो गया। और अगर मान लो कि मैं बोल देता हूँ कि तुम्हारा अगर तो 1/3 था, तो तुम क्या बोलोगे कि भाई आपका मतलब रेजिस्टेंस 9 गुना बढ़ गया। तुम क्या देख रहे हैं कि यहाँ भी सेमी फंडामेंटल है कि यहाँ रेजिस्टेंस बढ़ाने पे आपका मतलब क्या कहते हैं कि आपका एरिया बढ़ाने पे आपका रेजिस्टेंस कम हो रहा है, और आपका एरिया घटाने पे आपका रेजिस्टेंस आपका मतलब एक तरीके से ज्यादा हो रहा है। ठीक है, ये तो पहले मेरे को बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आ गया, चलो वेरी गुड। अभी देखो इसी चीज का मैं तुम लोग को दिखा देता हूँ, एक एक्सपेरिमेंट दिखा देता हूँ। ठीक है, ये देखो जनरली देखो दोनों वायर ऐसे हैं, एक पतला है एक छोटा है, थोड़ा सा स्लाइटली इसमें कम पता चलेगा लेकिन कोई बात नहीं। ठीक है, तो अगर इनके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के हिसाब से देखोगे तो देखो इसमें कम ग्लो कर रहा है जी, या फिर जो भी ग्लो कर रहा है वो मैंने तुमको दिखा दिया। ठीक है, ये और अगर मान लो कि एक वायर है, ठीक है, सेमी वायर है, और एक में इस तरीके से ग्लो कर रहा है। अच्छा तो तुम ग्लो के हिसाब से, अच्छा पहले ज्यादा ग्लो कर रहा था या अब ग्लो कर रहा था, बताओ? भैया पहले कर रहा था। अच्छा पहले ज्यादा कर रहा था, हाँ। ठीक है, पहले ज्यादा ग्लो कर रहा है, पहले ज्यादा कर रहा था, और अभी अगर चेक करें कम कर तो रहा है। अब कम कर रहा है। तो इसके हिसाब से चलो मुझे जल्दी से बताओ, तो फिर पहली वायर कैसी होगी, थिक होगी थिन होगी? भैया पहले बार में रेजिस्टर कम है और दूसरे बार में ठीक रेजिस्टेंस ठीक हो ज्यादा गए, है। ठीक हो गए। गुड, तुमने बोला कि भैया इसमें रेजिस्टेंस क्या हो रखा है, कम हो रखा है, इसी वजह से आपकी इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा फ्लो हो रही है। इसमें आपका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई है, इसी वजह से इसमें इलेक्ट्रिसिटी आपकी मतलब क्या कहते हैं कम फ्लो होती हुई दिखाई दे रही, तो जिसकी वजह से बल्ब में हमको ग्लो भी थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा। मैंने बोला ये मत बता, ये बता मेरे को वायर की एरिया बता, एरिया किसका ज्यादा है? तो ए और बी में एरिया किसका ज्यादा है? एक ठीक का है। ए का ज्यादा है। किसका ज्यादा है? ए का ज्यादा है ना। गुड, किसने बोला था? बी बोला था अभी, अंश। प्रणब ने भैया अंश ने हाँ प्रणब ने बोला था। अरे मेरा तो माइक ही नहीं खुला। ठीक ठीक ठीक, अच्छा कोई बात नहीं। और बी वाले का फिर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, बताओ मुझे? कम होगा, इसकी लेंथ ज्यादा होगी। नहीं गधे, लेंथ की बात नहीं हो रही यहाँ, एरिया की बात। अगर तुम लेंथ एरिया देखोगे, बता रहा हूँ, मतलब एरिया कम है और मतलब लेंथ ज्यादा होगी। हाँ, एरिया बताना, डायमीटर बोलोगे, एरिया में लेंथ नहीं बोलोगे, याद रख लेना। एरिया में हमेशा किस वर्ड का इस्तेमाल करोगे तुम? डायमीटर का इस्तेमाल करोगे। ठीक है, क्योंकि अगर इनके लेंथ देखोगे ना, तो हो सकता है कि दोनों के दोनों तुम्हारे, मान लो कि तुम्हारे 15 सेंटीमीटर के हो, क्या हो, दोनों के दोनों ही 15 सेंटीमीटर को, तो उसी हिसाब से तुम्हारे वायर को दिखाया गया कि देखो वायर की लेंथ तो सेम है। तो भाई तुम्हारी इस पिछली वाले केस में, चलो आपने भैया वायर की लेंथ बढ़ा दी थी, तो आपका मैं समझ गया था कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, तो आपका रेजिस्टेंस घटेगा बढ़ेगा जितने हिसाब से आपकी लेंथ आपकी घटेगी बढ़ेगी। लेकिन भैया यहाँ तो लेंथ भी सेम है, यहाँ तो फिर बल्ब कैसे आपका उजल रहा है? तब तुमने बोला कि अरे भैया इससे फर्क नहीं पड़ता है, ये भी फर्क पड़ता है कि R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। अगर आपका A बढ़ेगा तो R कम होगा, इसका मतलब कि आपका रेजिस्टेंस का एरिया बढ़ना चाहिए। तो ये हिसाब से, मेरे हिसाब से भैया जो पहली वाली जो वायर है ना, ये आपकी थोड़ी सी मोटी हो रखी है, मतलब कि ये थिक हो रखी है, और दूसरी वायर वाली ये आपकी थिन हो रखी है। और यही दो सबसे ज्यादा मेन है, एग्जाम में आते हैं। समझ में आ रहा है? हाँ भैया। आ गया? हाँ भैया। आ गया ना, गुड। ठीक है, अब देखो तीसरा वाला नेचर ऑफ मटेरियल। तो नेचर ऑफ मटेरियल तो हमें मालूम ही है कि भैया मटेरियल में खुद ही इनबिल्ट एक क्वालिटी होती है कि कौन कितने ज्यादा मतलब क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराएगा या नहीं कराएगा, उसके हिसाब से रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। तो कुछ मटेरियल में रेजिस्टेंस कम होता है, किसी में ज्यादा होता है। तो अगर जैसे मान लो कि अगर मैं एक सिमिलर वायर ले लेता हूँ, है ना, दो सिमिलर वायर ले लेता हूँ, दोनों ही तुम्हारी इक्वल लेंथ की, इक्वल ही डायमीटर की है, मतलब कि मोटी और लंबाई में दोनों की दोनों सेम है, लेकिन दोनों कैसी है, अलग अलग प्रॉपर्टी की है। जैसे एक कॉपर की है और एक नाइक्रोम की है, तो मैं बोलूंगा किसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, तुम बोलोगे नाइक्रोम में भैया फ्लो कम होगी, कॉपर में ज्यादा होगी, है ना। क्यों? क्योंकि वो एक उसकी इनबिल्ट प्रॉपर्टी है नाइक्रोम की, कि जो कि उसको ज्यादा हाईली रेजिस्टेंस बनाता है एज कम्पेयर टू कॉपर। लेकिन अगर जैसे मान लो कि मैं बोल देता हूं नाइक्रोम का एक वायर है जो कि केवल इतना है, ठीक है, लेकिन अगर मैं और इतना ही मतलब क्या कहते हैं कि नाइक्रोम का एक वायर है वो इतना मोटा है, ठीक है, और मैं बोल देता हूं कि कॉपर का वायर है जो कि इतना पतला है
और वो इतना है, इतना है, इतना सारा है, तो हो सकता है कि इनका रेजिस्टेंस क्या हो, सेम ही हो। क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी के हिसाब से अभी हमने क्या पढ़ा है कि आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, जिसका एरिया ज्यादा उसका रेजिस्टेंस कम। तो भैया इसके मतलब क्या कहते हैं, ये आपका जो मतलब क्या कहते हैं कि कॉपर के कंपैरिजन में मैं देख पा रहा हूं कि आपका इस नाइक्रोम वाले का आपका बेसिकली मतलब क्या कहते हैं कि रेजिस्टेंस वो एरिया ज्यादा है, तो इसका रेजिस्टेंस कम होना चाहिए। तुमने बोला बिल्कुल ठीक। फिर आपने बोला कि भैया आर इज प्रोपोर्शनल टू एल, मतलब कि लेंथ कम होने पे रेजिस्टेंस भी कम होगा, तो यहाँ भैया इसका एल भी कम हो रखा है। तो हो सकता है कि स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो बाद में पता चलेगा वो उसकी कुछ इस हिसाब से एडजस्ट हो जाए लेंथ के हिसाब से कि नाइक्रोम और कॉपर का जो रेजिस्टेंस है वो इक्वली हो जाए। तभी देखो यहाँ जो क्वेश्चन में तीसरा वाला जो पार्ट दे रखा है, तीसरे वाले पार्ट में एकदम एग्जैक्टली बोल दिया। क्या बोल दिया पहले से ही कि मान लो कि तुम्हारे पास दो सिमिलर वायर है जिनकी लेंथ इक्वल है, डायमीटर इक्वल है, तो इसके हिसाब से अलग 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 अगर प्रॉपर्टी वाले अगर आप लोगे मेटल लोगे तो उनके रेजिस्टेंस भी डिफरेंट होंगे। तो अगर मान लो कि आपने एक प्रॉपर्टी में आपने एक कॉपर वाले को लिया और एक में आपने एक मेटल अलॉय नाइक्रोम को लिया है, तो नाइक्रोम का जो बेसिकली वो होता है रेजिस्टेंस होता है वो 60 गुना होता है ज्यादा आपके कॉपर का। तो जहां तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं इतने ज्यादा रेजिस्टेंस की रिक्वायरमेंट होती है नाइक्रोम जैसे वायर की, तो वहां हम इनका इस्तेमाल कर लेते हैं ये चीजें। तो तीसरा इफेक्ट समझ में आ गया कि नहीं आ गया कि हाँ भाई नेचर का होना जो बहुत बताता है कि हाँ कौन से कंडक्टर में कितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन बहेंगे, कितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन कम बहेंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया। हाँ भैया। अब आ जाओ अब हाँ चौथी बोल रहा प्रॉपर्टी। है। चौथी प्रॉपर्टी इसकी बोलती है तुम्हारी मतलब क्या कहता है टेम्परेचर को लेकर, है ना। जो कि मैंने क्या बताया कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो तुम्हारा रेजिस्टेंस क्या होगा, ऑटोमेटिकली बढ़ने लगेगा, है ना। इस चीज को याद रखना। जो तुम्हारे प्योर मेटल होते हैं ना जैसे सिल्वर ये सारे हो गए, इनमें जब भी तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे तुमको क्या देखने को मिलेगा, तुम्हारा जो रेजिस्टेंस है वो भी तुमको बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। रेजिस्टेंस क्या देखने को मिलेगा, बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। और जैसे तुम टेम्परेचर को डिक्रीज करोगे वैसे जो तुम्हारा रेजिस्टेंस है वो भी कैसा देखने को मिलेगा, डिक्रीज होते हुए देखने को मिलेगा। और ऐसा क्यों, क्योंकि तुम्हारा जो कोलिजन हो रहा है, जो पार्टिकल के बीच में जो कोलिजन हो रहा है वो कहीं ना कहीं तुम्हारे क्या हो रहा है, वो तुम्हारा कम हो रहा है, धीमे धीमे हो रहा है ना। लेकिन जो तुम्हारे टेम्परेचर बढ़ाने पे तुम्हारे जो उनके बीच में जो पार्टिकल है वो बहुत ज्यादा कोलाइड कर रहे हैं, कोलाइड करने की वजह से और ज्यादा हिंड्रेंस हो रहा है जिसकी वजह से वो और कम हो रहा है। तो जैसे अभी सिंपल से जैसे तुमको एक्सपेरिमेंट के थ्रू दिखाता हूँ। ये तुम्हारी एक नाइक्रोम की वायर है, ठीक है। अभी पहले इसका चेक करूँ तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कितना आ रहा है, 9.8 समथिंग आ रहा है। और जैसे देखो मैं इसको हीट करता हूँ 10, है ना, तुरंत 10 से ऊपर चला गया। तो इसका मतलब क्या है कि देखो वायर को हीट करने पे रेजिस्टेंस ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। जैसे तुम इसको भी देख सकते हो, ये क्या है, ये भी तो एक रेजिस्टेंस है, स्पेसिफिक मतलब फिक्स रेजिस्टेंस है ना ये। तो अभी का जैसे मान लो कि मैं इसको हीट करता हूँ तो तुम देखो वैल्यू अब इसकी क्या होगी, धीरे 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 बढ़ती चली जा रही है ना। एक तरीके से क्या होगी, इसकी तुमको वैल्यू थोड़ी सी इंक्रीज होते हुए तुमको दिखाई देगी। ये है, यहाँ तो डिक्रीज हो रही है, ठीक है, लेकिन इसमें बढ़ेगी, ठीक है ये। तो जैसे 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 तुम्हारा रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि तुम्हारी भाई हीट बढ़ रही है ना। क्या बढ़ी, हीट बढ़ी। तो इस चीज को याद रख लेना। तो जो भी तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं कि प्योर मेटल होते हैं उनमें टेम्परेचर बढ़ाने पे तुम्हारा मतलब रेजिस्टेंस बढ़ता है और टेम्परेचर घटाने पे टेम्परेचर तुम्हारा घटता है। लेकिन तुम्हारे कुछ ऐसे भी तुम्हारे मेटल होते हैं, वो मेटल नहीं, वो बेसिकली मेटल के नाम पे एलॉय होते हैं, मतलब एक से ज्यादा मेटल से मिलकर बने होते हैं। जैसे मैग्नीनिन, कांस्टेंट, नाइक्रोम, इनमें आप चाहे जितना टेम्परेचर दो इनको फर्क नहीं पड़ता, ये हमेशा कैसे रहेंगे, अनअफेक्टेड ही रहेंगे, है ना। ये चीज हो गया। तो इसमें बताओ मेरे को, इसमें समझ में आ गया कि नहीं आ गया, या भैया इसमें किसी क्या को नाम कोई है, डाउट है। हाँ पूछो। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा और टेम्परेचर घटाएंगे तो रेजिस्टेंस घटेगा। घटेगा, है ना। ये उनके केस में ज्यादा होता है जो तुम्हारे प्योर मेटल होते हैं। लेकिन जो तुम्हारे अलॉयज होते हैं ज्यादातर जैसे कॉन्स्टेंटेंट, मैग्नीन, नाइक्रोम, उनमें टेम्परेचर ज्यादा असर कर नहीं पाता है। ये है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बताओ मुझे। क्या हाँ भैया। हाँ क्या हम्म, मतलब रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ना। हाँ, नहीं, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली, या डायरेक्टली कैसे बोल सकते हो, यहाँ तो टेम्परेचर घट बढ़ रहा है ना। हम्म, अभी तो ये डायरेक्ट ही टेम्परेचर घटेगा बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी घटेगा बढ़ेगा। नहीं जैसे तो मान लो कि मैं टेम्परेचर टेम्परेचर बोल देता हूँ, रेजिस्टेंस बढ़ेगा, टेम्परेचर घटेगा तो टेम्परेचर रेजिस्टेंस बोल देता घटेगा। हूँ, रेजिस्टेंस बोल देता हूँ। तो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो तुम मुझे बताओ कि रेजिस्टेंस बढ़ेगा फिर। हाँ बढ़ेगा, हाँ तो इसका बढ़ेगा। मतलब क्या है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। गुड, है ना। ये क्या हो जाएगा तुम्हारे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लेकिन ये प्योर मेटल के केस में इस चीज को याद रख लेना, ठीक है ना। ये हो रखा है, इसको ठीक। भूलना नहीं, ठीक। तो ये बेसिकली तुम्हारे, क्योंकि देखो भाई ऑब्वियस सी बात है, तुम्हारे पास वायर तो इतनी ही है, वायर अगर इतनी ही है, अलॉय में क्यों नहीं होता है? क्या मतलब, ये टेम्परेचर मतलब इतना इफेक्ट अलॉय में क्यों नहीं करता है?
उसकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की वजह से, कि मतलब क्या कहते हैं कि वो तुम्हारा ऑलरेडी इतना वो कंज्यूम्ड हो रखा होता है। ये नहीं समझ में आया? तो इसमें मतलब उसमें हीट देंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ना तो चाहिए ना। हाँ बढ़ता है, लेकिन इतना ज्यादा काफी बार घटेगा नाइक्रोम, नहीं। सुनो सुनो मैं बता रहा हूँ, तुम्हारे नाइक्रोम और कॉन्स्टेंटेंट मैग्नीन में ऑलरेडी इतना ज्यादा रेजिस्टेंस होता है कि इनको टेम्परेचर इफेक्ट करता ही नहीं है। समझ रहे हो ना? ये यहाँ जो जिस टेम्परेचर की बात कर रहे हैं वो ज्यादातर तुम्हारा 40 से 78 डिग्री की सेल्सियस की बात कर रहे हैं। ये है, समझ में आ रहा है ना? हाँ हाँ। हाँ ये चीज है, और ज्यादा कुछ नहीं है। यहाँ जो टेम्परेचर बढ़ाया जा रहा है रेजिस्टेंस के सम में, रेजिस्टेंस के टर्म में, वो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट और प्रोड्यूस कराने के हिसाब से बढ़ाया जा रहा है। तुम समझ रहे हो? जैसे मान लो कि मैंने बोल दिया कि चलो ठीक है, तुमने बोला कि भैया रेजिस्टेंस टेम्परेचर अगर मैं बढ़ाऊंगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो एक काम करते हैं, हम नाइक्रोम की वायर को लेते हैं, उसको ठंडा ही कर देते हैं। अगर मैं नाइक्रोम की वायर को मान लो कि ठंडा कर दूंगा तो उसका रेजिस्टेंस कम हो जाना चाहिए, लेकिन मुझे तो क्या उसका रेजिस्टेंस, क्या उसके स्पेसिफिक रेजिस्टेंस से कम होता है क्या? नहीं होता है ना। तो ये जो टेम्परेचर वाला जो कंसेप्ट है ना, कि टेम्परेचर वाला कंसेप्ट हर जगह नहीं लगता है, बस ये। लेकिन जो तुम्हारा एरिया वाला सेक्शन है, लेंथ वाला सेक्शन है, ये ज्यादातर हर जगह लग जाता है। ये अब समझो, अब समझ में आ गया? हाँ भैया आ गया। अभी तुम लोग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बारे में जानते नहीं हो, रेजिस्टिविटी। अभी उसके बारे में बताएंगे ना, जिसको रो बोलते हैं, तो तुम लोग को ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है? तो ये तो इस चीज को याद रखे ना, जितने भी तुम्हारे प्योर मेटल है उनमें टेम्परेचर बढ़ाओगे या घटाओगे तो उसके हिसाब से तुम्हारा रेजिस्टेंस भी घटेगा बढ़ेगा। सीधी बात है ना? तो इसी वजह से तुमने देखा होगा कि जितने, जैसे कि देखो टेम्परेचर बढ़ाते ही तुमको कोलिजन देखने को मिल रहा है, कोलिजन देखने को मिल रहा है इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, और ज्यादा छोटे 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 जो पार्टिकल हैं, दिख रहा है? तो ये तुमको क्या बता रहा है कि हाँ देखो टेम्परेचर जैसे बढ़ा कोलिजन बढ़ा, और कोलिजन बढ़ा तो इसका मतलब क्या है कि भैया ऑब्स्टिकल जनरेट हो रहा है, और अगर ऑब्स्टिकल जनरेट हो रहा है तो वो ऑब्स्टिकल इन द फॉर्म ऑफ हीट निकलेगा, जैसे एक नाइक्रोम की केस में होता है, इन सब के केस में होता है। तभी तो तुमने देखा होगा कि गर्मियों में ज्यादा इलेक्ट्रिक शॉक्स, मतलब सर्किट्स तुम्हारे फ्यूज होते हैं, ये सारी चीज होती है। और ऐसा क्यों हो रहा है? इसी वजह से तो हो रहा है। क्यों? क्योंकि भाई टेम्परेचर है, इस समय गर्मी है, गर्मी है, तो उसमें ऑलरेडी तुम्हारे इलेक्ट्रॉन, तुम्हारे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने की वजह से तुम्हारे कहीं ना कहीं तुम्हारे, तुम्हारा वो क्या बोलते हैं उसको, जनरेटर बोलते हैं ये लोग, कहाँ उसको क्या बोलते हैं, जहां से तुम्हारी इलेक्ट्रिसिटी आती है, ट्रांसफार्मर। 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 तो ट्रांसफार्मर एक तरीके से तुम उसको वोल्टेज वाला ही समझो ना, वोल्ट मीटर ही समझो उसको, तुम एक तरीके से उसको बैटरी समझो। तो वहां से तुम्हारी इलेक्ट्रिसिटी तो वो ऑलरेडी तुम्हारे भेज रहा है, तो वो ऑलरेडी कोलाइड करते हुए आ रहा है, टेम्परेचर और तुमने बढ़ा दिया, वो और कोलाइड कर रहा है। तो कॉपर तो कॉपर हो गया या फिर एल्यूमिनियम हो गया, एक ही मतलब एक ही लेवल तक तो झेल पाएंगे गर्मी, उतने लेवल तक झेल नहीं पाएंगे। इसी वजह से बाद में तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं, इन द फॉर्म ऑफ ये तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, वायर का जलना है ना, ये तुम्हारा मतलब फ्यूज का अच्छा, उड़ना, ये सारी चीजें गर्मी में भैया ज्यादा दिखती हैं। हाँ पूछो बेटा। हमने कभी कभी ये भी देखा कि ट्रांसफार्मर नॉर्मल है, ट्रांसफार्मर में कुछ नहीं है, और जैसे तार है, कोई तार मेटल का, कोई भी तार ट्रांसफार्मर में पड़ गया तो ट्रांसफार्मर ऐसे ही फिर बोल गया। भाई यार इतना तो नहीं मालूम यार मेरे को, अभी इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले ये बता, ज्ञानी चंद। हाँ भैया आ गया। ठीक है, सबसे पहले आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। ठीक है, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, है ना, ये आ गया। लेकिन ये जो टी वाला केस है, ये तुम्हारे प्योर मेटल के केस में है। और ये वाला क्वेश्चन तुम्हारे प्री बोर्ड में हर बार पूछा जा चुका है, इस बार अगर गलत करके है ना तो बताऊंगा तुम लोग को। ठीक है, हाँ भैया आ गया। आ जाओ, अब इसका आंसर बताओ, बता अंश। According to the experiment findings shown in the test, how does the resistance of wire change if the length is tripled? The resistance decrease by one third, the resistance remains by same. Yes, he wala the resistance increases by 3 times. गुड, अच्छा, गेट ट्रिपल्ड, अच्छा ठीक है। गुड, हाँ सही है, रिक्वेस्ट करा रहा था। प्रणव इसका आंसर था। Which of the following mathematical expressions correctly represent the relationship between resistance and length of a conductor? Resistance और length, ये length से ज्यादा होगा। ठीक है,
वो ये बी वाला। तो क्या बोलेगा इसको? भैया आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल एल, लेंथ। गुड, आ जाओ। अब यश इसका आंसर बताओ बेटा। If doubling the length of a wire is considered equivalent to joining two resistors in series, what happened to the resultant रिजल्टेंट, रिजल्टेंट। result, resultant resistance? हम्म, It becomes half of the original value. It stays the same because it is the same material. It becomes the sum of the two resistance, resulting in double the original value. It becomes 4 times the original value. If doubling the length of the wire, double girthi becomes the sum of two resistance in the double of the टाइम अप। B चलो वाला। तुम बताओ, कार्तिक। ये सी वाला। सी वाला, चलो ठीक है। अच्छा सुनो, अब मुझे यश तुम बताओ। जैसे मान लो कि पहले लेंथ तुम्हारी 1 मीटर थी, अब मैंने तुम्हारी लेंथ 2 मीटर कर दी, तो मुझे बताओ तुम्हारा रेजिस्टेंस बढ़ेगा या घटेगा? रेजिस्टेंस बढ़ेगा। बढ़ेगा। चल वेरी गुड। तो क्वेश्चन में देख, पहले यही लिख रखा है, क्या बोला है कि अगर मैं लेंथ की वायर को तुम्हारे डबल कर देता हूं, है ना, एकदम वैसा ही जैसे तुम्हारे दो रेजिस्टर को मैं तुम्हारे सीरीज में लगा देता हूं। तो देखो, जैसे अगर मान लो कि मैं एक कोई वो बनाता हूं ना, तुम्हारा एक मान लो कि ये तुम्हारा एक सर्किट बनाता हूं, तो ये जो तुम्हारा इसमें टोटल रेजिस्टेंस है ना, ये बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारा सीरीज में लगा है। तो ये अभी तुमको बताऊंगा, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में तुम्हारे पता चलेगा कि सीरीज क्या होता है, पैरेलल क्या होता है। तो जब मान लो कि सीरीज में तुम्हारे दो अगर लगे रेजिस्टेंस लगे, तो ये जो तुम्हारे इस पूरे सर्किट में जो तुम्हारा टोटल रेजिस्टेंस है ना, वो तुम्हारा कहीं ना कहीं बढ़ जाता है। ये तो अगर मान लो कि तुम्हारा ये इसमें 2 है, इसमें 3 है, तो उस पूरे सर्किट में जो टोटल रेजिस्टेंस है वो तुम्हारा 5 हो जाएगा। तो ठीक वैसा ही है, जैसे पहले तुम्हारी लेंथ 1 थी तो रेजिस्टेंस तुम्हारा x था, अब तुम्हारा लेंथ तुम्हारी 2 हो गई, तो अब तुम्हारा रेजिस्टेंस x+1 हो गया, मतलब कि थोड़ा बहुत बढ़ गया। ये तो यही तुम्हारा बता रहा है कि अगर लेंथ को डबल करने की वजह से एकदम वैसा ही है कि जैसे दो रेजिस्टेंस को मैंने सीरीज में लगा दिया, तो फिर रेजिस्टेंस क्या होगा, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस के साथ क्या होगा। तो अगर आप दो रेजिस्टेंस को अगर आप सीरीज में लगाओगे, तो जो आपका रिजल्टेंट रेजिस्टेंट होगा वो भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, मतलब कि एक तरीके से बढ़ जाएगा। ये तो अब इसके बारे में बाद में बताएंगे, उसकी दिक्कत मत लो। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो। कार्तिक बता इसका आंसर जल्दी। Based on the experimental findings, what is the relationship between the resistance R of a conductor and the area of a cross section? Resistance is inversely proportional to the area of आवाज नहीं आ रही इसकी। भैया resistance is inversely proportional to the area of cross section. गुड, आ जाओ। अब इसका आंसर बता दो। अर्पित है, और कौन बोला? नहीं है, ठीक है। यान, यान मुझे बता, अगर मैंने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को आधा कर दिया, तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के साथ क्या होगा? मान ले पहले वायर ऐसे दो। बोल। भैया बता दो। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए है। माइक ऑफ कर, ठीक है। अब जैसे मैं बोल रहा हूँ कि पहले तेरा जो वो था एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वो यहाँ के हिसाब से 1 है, तो अगर 1 है तो टोटल रेजिस्टेंस तेरा 1 आ गया। अब बोला कि यही अगर मैं इस 1A को अगर मैं कन्वर्ट कर देता हूँ तुम्हारे आधे ए में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो तेरा रेजिस्टेंस क्या होगा, बता मुझे। अंश बताओ। भैया सी वाला। चल ठीक, अब अंश तू बता। If the area of cross section of a wire is half, what will happen to its electrical resistance? The resistance will be half. The resistance will remain unchanged. The resistance will be doubled. The resistance will become 4 times the original value. ये सी वाला the resistance गुड यार, है ना, कुछ नहीं है। अब अगर जैसे मान लो कि मैंने आर इज प्रोपोर्शनल टू ए होता है, लेकिन तुमने बोला कि भैया अब ए 1/2 ए हो चुका है, तो कुछ नहीं, अगर मैं उसको ऊपर भेज दूंगा, तो अब मैं देख रहा हूँ कि आर इज
तुम्हारा जस्ट डबल हो गया है ना, दुगना हो गया, तो कुछ नहीं है, यही है ना। तो अगर कभी भी भैया इनवर्सली मैंने भी तो वही बोला था। हाँ हाँ वही बोला था, मैं बस देखने जा रहा था ये आगे वाले कंफ्यूज तो नहीं बैठे, बस ये ठीक है ये। तो बस याद रख लो कि अगर तुम्हारा एरिया बढ़ेगा, यहाँ डिनोमिनेटर वैल्यू बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस तुम्हारा कम होगा, यहाँ तुम्हारी वैल्यू घटेगी तो यहाँ वैल्यू तुम्हारी ऊपर न्यूमरेटर की बढ़ती जाएगी, जिसकी वजह से ये रेजिस्टेंस भी क्या होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। प्रणव इसका आंसर हाँ जी। According to the text, why does a thick wire have less resistance than a thin wire of the same material? हम्म Because it can be considered equivalent a large number of thin wires connected in series. Because it can be considered equivalent to a large number of thin wires connected in parallel. Because thick wires are always made of better conducting material. Because the length of a thick wire is always shorter than thin wire. चलो भैया छोड़ बी दो, वाला। बी वाला वेरी गुड, तुमने एकदम सही बताया कि हाँ भैया, जो आपकी मोटी वायर होती है उसमें रेजिस्टेंस कम होता है, और रेजिस्टेंस कम इस वजह से होता है क्योंकि यहाँ जो रेजिस्टेंस का केस होता है वो तुम्हारा कहीं ना कहीं पैरेलल वाले फॉर्मूले के साथ लगाने की कोशिश किया जाता है इस हिसाब से, तो जिसकी वजह से जो आपका टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू आती है वो आपकी मतलब क्या कहते हैं कि कम आती है। जैसे मान लो कि मैं बोलता हूँ कि ये तुम्हारा पैरेलल वाला था, अभी एक आएगा तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं सीरीज वाला आएगा। मान लो कि मैंने बोला कि आर की वैल्यू 1 है और एक आर टू की वैल्यू तुम्हारी 2 है, तो अगर सीरीज के हिसाब से लिखोगे तो फॉर्मूला क्या होता है तुम्हारा R1 प्लस R2 इक्वल टू R, तो मतलब 1 प्लस 2 इक्वल टू R, तो मतलब कि R की वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी। तो मतलब सीरीज पे लगाने पे आपकी रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस बड़ा हो गया, R1 से भी बड़ा हो गया, R2 से भी बड़ा हो गया, है ना, ये हो गया। चलो ठीक है, जब तुमने बोला कि भैया एक काम करते हैं, अगर मैं पैरेलल में लगाता हूँ तो तुमने बोला कि 1/1 प्लस 1/2 इज इक्वल टू आर 1/r, मैंने बोला चलो ठीक कोई बात नहीं, आप करो सॉल्व। तो तुमने बोला कि ये भैया कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, 3/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/r हो जाएगा, ठीक कोई बात नहीं। अब इसको रिवर्स कर दो, रिवर्स कर दोगे तो कितना हो जाएगा भैया, 2/3 इज इक्वल टू आर, और अगर तुम इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 0.6, आर की वैल्यू कितनी 0.6 आ रही है। तो अब तुम देख रहे हो यार ये रिजल्टेंट जो तुम्हारा आ रहा है वो तो तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं पहले वाले आर से भी कम है, दूसरे वाले आर से भी कम है। तो जब भी हम लोग मोटा वायर लगाते हैं ना, तो वो जो मोटा वायर होता है वो एक्चुअली में ऐसा रिजेंबल करता है, जैसे मान लो कि एक वायर ही काफी सारे पैरेलल वायर से ऐसे लगा हुआ है, कैसे, जैसे मान लो कि ये एक ऐसे लगा है, ये एक ऐसे लगा है, ये एक ऐसे लगा है ना, इस तरीके से। मतलब क्या कहते हैं कि जो मोटा वायर ऐसा हम लोग को दिख रहा है उसमें छोटे छोटे वायर जो होते हैं वो बेसिकली पैरेलल में लगाए जाते हैं, कि ताकि जो तुम्हारा टोटल रेजिस्टेंस हो वो थोड़ा सा मतलब कैसा लगे कि मतलब कि कम हो जाए, कैसा लगे थोड़ा सा कम हो जाए। और अगर जैसे तुम उसको इंडिविजुअल देखोगे तो लगेगा कि हाँ यार ये मतलब क्या कहते हैं बहुत ही ज्यादा मतलब क्या कहते हैं एक मोटा वायर हो रखा है, ये कुछ इस तरीके का मतलब क्या कहते हैं बहुत ज्यादा मोटा वायर हो रखा है ये। तो पहले मेरे को बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, या इसमें किसी को कोई डाउट है, हाँ भैया। आ गया, गुड, आ जाओ। अब इसका आंसर बता दो यश। According to the text, if the diameter of a wire is doubled, what happened to its electrical resistance? The resistance is double, the resistance is half, the resistance become one fourth, the resistance become four times. हम्म The resistance is halved. सोच, ये तेरा फॉर्मूला है और बोल रहा है कि ये जो एरिया है उसका जो डायमीटर है बेसिकली One fourth. वो जस्ट डबल हो गया। वन फोर्थ हो जाएगा आंसर। हम्म सी का। 1/4 कब हो जाएगा, जब तेरा एरिया चले, जब तेरा 4 गुना होगा तब तेरा 1/4 होगा एक तरीके से, समझ रहा है ना, हम्म। समझे। यहाँ बोला कि डायमीटर तेरा डबल हो गया, अगर तेरा डायमीटर डबल हो गया तो फिर तेरा कितना हो जाएगा, तेरा वन हाफ हो जाएगा, रेजिस्टेंस कितना होगा, हाफ हो जाएगा, समझा, ये होगा इसका आंसर। नहीं मैं गलत हूँ, ठीक है, सी होगा ठीक है, 1/4 होगा। अभी चलो कोई दिक्कत नहीं है, तुम लोग को सब समझ में आ जाएगा। ये आर इजल टू ये रो एल बाई ए वाला जो कंसेप्ट है ना, इसमें तुम्हारा पाई आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर, ये तुम्हारा डी बाई, ये तुम्हारा बेसिकली 2D होता है ना। तो ये अभी तुमको सब समझ में आ जाएगा, इसको थोड़ा सा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस समझो, फिर इसके बाद ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, क्योंकि थोड़ा सा बीच में मैंने ऐड कर दिया धोखे से। आ जाओ, अब इसका आंसर बताओ कार्तिक। Based on the inverse relationship between resistance and area cross section, R is inversely proportional to area of cross section.
What is the effect of doubling the area of cross section? The resistance stays the same, the resistance is halved, the resistance is tripled, the resistance is doubled. Uh, सोच, the एरिया बढ़ा resist दिया, एरिया डबल कर दिया। uh, the resistance is halved. एरिया बढ़ाया ना भैया, मतलब ये वही दो गुना कर दिया ना एरिया। नहीं, ये मान ले अगर मैंने एरिया ज्यादा कर दिया तो रेजिस्टेंस क्या होगा? घटेगा घटेगा। घटेगा ना। तो अब कितना घटेगा बस वो पूछा है। क्या बोलते हैं, हाफ्ड हो जाएगा, हाफ्ड। हाफ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डबल किया है। वेरी गुड, आ जाओ। ठीक है, अब इसका आंसर बता दो। ये क्या कहते हैं यान, कि अगर मान लो कि मेरे को किसी भी सर्किट में एक हाई रेजिस्टेंस चाहिए, तो कौन से टाइप का मेरे को वायर इस्तेमाल करना चाहिए? एक पतला सा मोटा वायर, या तुम्हारा एक छोटा सा पतला वायर, या फिर एक लंबा सा मोटा वायर, या फिर एक भैया बी मोटा सा वाला एक पतला वायर? कौन सा होगा? लॉन्ग, भैया बी वाला चलो ठीक है, तुम मुझे बताओ अंश बेटा इसका आंसर। लॉन्ग एंड थिक। रेजिस्टेंस हाई चाहिए, सोच लो। In a circuit, what type of wire should be used according to the distortion? A short length of thick wire, a short length of thin wire, a long length of thick wire, a long length of a thin wire. ये डी वाला, कौन सा? डी वाला, डी डी। हाँ गुड है ना, क्योंकि देखो हमको क्या चाहिए, लेंथ छोटी चाहिए, नहीं लेंथ बड़ी चाहिए, कि ताकि हमारा रेजिस्टेंस ज्यादा हो। तो लॉन्ग लेंथ भाई ये गलत, ये गलत, ये दो सही हो सकते हैं। भाई एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, और एरिया कम मतलब कि वो चीज थिन दिखेगी, पतली दिखेगी, तो थिन होना चाहिए। तो भाई यहाँ तो थिक लिख रहेगा, गलत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब समझ में आ गया? हाँ भैया। आ गया, आ जाओ। अब इसका आंसर बता दो प्रणव। Which of the following factors does not affect the electrical resistance of a conductor? The length of a conductor, the area of cross section of the conductor, the nature of the material and its temperature, the color of the conductor and insulator. ये डी वाला। लेंथ ऑफ अ कंडक्टर। अरे नहीं भैया, डी वाला बोला अच्छा आपने ठीक ठीक आपको। ठीक, मजाक कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ये आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो यश। If two wires are made up of the same material and have the same length, but one is a thick wire and the other is a thin wire, which statement is correct? The thin wire has less resistance. The thick wire has less resistance. Both wire have exactly the same resistance. Resistance depends only on length, so their thickness doesn't matter. B wala. हाँ गुड, आ जाओ। अब इसका आंसर बताओ कार्तिकेय। What is the mathematical relationship between the resistance R of a conductor and its length? R is directly proportional to L. R is inversely proportional to R. क्या है भैया? नहीं एल ये एल। नहीं है। R is equal to square of L. R equal to L. फिर क्या लिखा है? The distance remains constant. Resistance remain constant regard the of the length. भैया ये R is directly proportional to the L. गुड, आ जाओ। अब यान मुझे इसका आंसर बताओ। अगर मान लो कि तुम दो वायर लेते हो, दोनों ही इक्वल लेंथ की है, दोनों का डायमीटर भी सेम है, लेकिन एक कॉपर की है और एक नाइक्रोम की है, तो मुझे बताओ किसमें ज्यादा तुम्हारा रेजिस्टेंस होगा? कॉपर में, क्योंकि वो 60 गुना ज्यादा मतलब रेजिस्टेंस रखता है नाइक्रोम से, या दोनों वायर में रेजिस्टेंस सेम ही होगा, या नाइक्रोम में क्योंकि वो 60 गुना ज्यादा रेजिस्टेंस रखता है कॉपर से, या फिर तुम्हारा डी नाइक्रोम जो कि तुम्हारा 2 टाइम्स कम रेजिस्टेंस है तुम्हारे कॉपर का। भैया ए वाला। अच्छा ठीक है, तुम बताओ मुझे अंश। If we take two wire of equal length and diameter, one made of copper and other made of nichrome alloy, how does their resistance compare? ये सी वाला, सी वाला nichrome ना? has about 60 अबे times more नाइक्रोम की ज्यादा resistance. होती है ना, तो नाइक्रोम को लिखेगा ना, हैज मोर, है ना? तो यहाँ मोर किसके लिए लगा है?
नाइक्रोम भी लगा तो 60 गुना ज्यादा तुम्हारा रेजिस्टेंस सकता है कॉपर से। तूने यही बोल दिया था यान, कोई बात नहीं, आ जाओ प्रणव इसका आंसर बताओ। How does the resistance of pure metals generally change when the temperatures increase? The resistance decrease, the resistance increase, the resistance remains constant. The resistance first increase and then becomes zero. Then the temperature increase. भैया बी वाला। गुड है ना, आ जाओ अब इसका आंसर बता दो यश। Which of the following materials is described as having Which of the following materials is described as having a resistance that is almost हाँ भाई हमने आइसक्रीम खा ली। अब भाई कर लो, चुप रहो। अच्छा हमें ज्यादा मत बोलो करो प्रणव, ठीक है पढ़ भाई इसका आंसर। चलो यश चले गए आइसक्रीम खाने, तुम बताओ भाई कार्तिक। Which of the following materials is described as having a resistance that is almost changes by temperature? Pure copper, pure aluminum, ये मैग्नीन और कांस्टेंट क्या भैया पूरा कॉन्स्टेंटेंट बोल दो। कांस्टेंट एंड चलता है चेंजिंग इन टेम्परेचर, और यही भैया सी वाला। सही हो ना। अच्छा देखो पता है इसने क्या पढ़ा था, ऑलमोस्ट चेंजेस इन टेम्परेचर। अनअफेक्टेड इसमें पढ़ा ही नहीं जो मेन था। हाँ ठीक है, ये मतलब ऐसे पूरा क्वेश्चन पढ़ा करो ना, गलत करके आ जाओगे। ठीक है आ जाओ। अच्छा देखो तुम्हें पता चल रहा है कि भैया अगर वायर सेम हो, है ना, वायर मान लो सेम ही हो, अगर मान लो कि मैं सिल्वर की बात कर देता हूं तो उसमें रेजिस्टेंस में बढ़ा भी सकता हूं, मैं घटा भी सकता हूं, लेकिन इसकी खुद की भी तो एक रेजिस्टेंस होती है ना, वो उस पे ही वो एग्जैक्ट टिका हुआ है। मतलब कि इसकी ताकत को कि ये कब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को बढ़ाएगा, मतलब कि रेजिस्टेंस को बढ़ाएगा, कब ये अपने फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को घटाएगा, मतलब कि ये अपने रेजिस्टेंस को घटाएगा। ये हम कर सकते हैं, उसकी लेंथ बढ़ा के कर सकते हैं, उसके एरिया को घटा बढ़ा के कर सकते हैं, और हम लोग मतलब क्या कहते हैं कि उसका मतलब क्या कहते हैं टेम्परेचर घटा बढ़ा कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लो कि भैया मैं लेंथ नहीं बढ़ाता हूं, मैं एरिया नहीं बढ़ाता हूं, मैं टेम्परेचर भी नहीं बढ़ाता हूं, लेकिन फिर भी तो मेरे को सिल्वर की एक कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस है ही है, तो वो क्या चीज होती है, तो उसी को हम लोग बोल देते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं उसको, उसको बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। और यही जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है उसको हम लोग रो से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं हम लोग, रो से डिनोट करते हैं। तो पहले मेरे को बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। अब देखो मैं ठीक समझा रहा हूं। मान ले तेरे पास सिल्वर है, ठीक है, वायर है तेरे पास, ठीक है, मैंने सिल्वर है, ठीक, सिंपल सिल्वर है तेरे पास, है ना, तेरे पास भी सिल्वर है, अंश के पास भी सिल्वर है। अब अंश ने क्या किया, कुछ ऐसा किया उसके लेंथ, उसके एरिया, उसके टेम्परेचर के साथ कि उसका रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया, और तूने कुछ ऐसा किया लेंथ एरिया टेम्परेचर के साथ कि तेरा रेजिस्टेंस उसका कम हो गया ओवरऑल सर्किट का। तो तुम बोल रहे हो कि नहीं इसका रेजिस्टेंस ये होता है, तुमने बोला नहीं इसका रेजिस्टेंस ये होता है। मैंने बोला देख भाई रेजिस्टेंस घटा बढ़ा सकता है, लेकिन सिल्वर का एक रेजिस्टेंस तो पक्का होता है जब वो अपने एकदम नॉर्मल स्टेज में होता है, मतलब जब टेम्परेचर ज्यादा नहीं होता। एक यूनिफाइड लेंथ होती है, 1 मीटर की लेंथ होती है, और 1 मीटर का मतलब क्या कहते हैं कि एरिया होता है। जब हम उसमें चेक करते हैं तब हमको पता चलता है कि रो जो होता है तुम्हारे बेसिकली रेजिस्टेंस के इक्वल होता है। तो भैया आपने ये जो अभी बोला है ना, 1 मीटर का अगर कोई वायर है और उसका डायमीटर 1 एरिया स्क्वायर पर आ रहा है, तो उस समय जो आर है वही आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। ये कैसे इक्वल होगा, पहले इसके बारे में समझाओ। तो चलो इसको ना इक्वेशन के साथ सॉल्व करते हैं। तो अभी तक हमने एक्सपेरिमेंट के साथ क्या जाना कि भैया रेजिस्टेंस आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एल के, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। फिर आपने बोला कि भैया जो रेजिस्टेंस होता है वो आपका मतलब क्या कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के, जिसको हमने मतलब क्या कहते हैं ऐसे लिख दिया। तो ऊपर वाली इक्वेशन को मतलब मैंने फर्स्ट इक्वेशन लिया, दूसरी वाली इक्वेशन को ये लिया। अगर मान लो कि इन इक्वेशन को मैं कंबाइन कर देता हूं तो ये क्या हो जाएंगे, एल बाई ए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो मैं क्या लिख सकता हूं कि हाँ R is directly proportional to L but inversely proportional to A। और अगर मैं इसको लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, R proportional to L by A ऐसे लिख दूंगा। अब अगर मान लो कि मैं इस
ये बेसिकली क्या बताना चाह रहा है कि भैया लेंथ बढ़ाओगे रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ठीक कोई बात नहीं। मैंने बोला कि भाई एरिया घटाओगे रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ठीक कोई बात नहीं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर इस केस में अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाता हूं तो ये जो तुम रो देख रहे हो ना, ये जो रो, ये रो ही बेसिकली तुम्हारा मतलब बता रहा है कि देख भाई, अगर तू एरिया को एक रख देगा, लेंथ को अगर 1 मीटर रख देगा, एरिया को अगर 1 रख देगा, तो कहीं ना कहीं तेरा रेजिस्टेंस रो के इक्वल आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बताओ मुझे, सबके सब बताओ मुझे। हाँ भैया। आ जाएगा ना? तो ये जो रो होता है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ये स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी एक इनबिल्ट क्वालिटी होती है कि तुमने अगर टेम्परेचर के साथ ज्यादा छेड़खानी नहीं की, एरिया के साथ छेड़खानी नहीं की, लेंथ के साथ छेड़खानी नहीं की, तो भाई मैं तो इतनी हिम्मत रखता हूं कि मैं इतने इलेक्ट्रॉन को रोक लूंगा। तो उसी को हम लोग बोलते हैं रेजिस्टिविटी, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी, या फिर हम लोग उसको बोल देते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक मतलब कि एक डेफिनिट रेजिस्टेंस, ये हो गया। तो पहले मेरे को बताओ समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे भैया। आ गया ना? तो ये तो रेजिस्टिविटी को हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी को हम लोग रो से डिनोट करते हैं, जो कि ऐसा मतलब कर्वी टाइप का तुम्हारा पी होता है। ठीक है, इस चीज को याद रख लेना। ठीक, तो अगर मान लो कि किसी का, अगर मैं बोल देता हूं कि हाँ भाई, अगर तुम ध्यान से देखोगे कि किसी का रेजिस्टिविटी अगर मैं बोल देता हूं कि 2 गुना है, अगर मान लो कि आर इज इक्वल टू रो होता है, मैंने बोल दिया किसी की रेजिस्टिविटी 2 गुनी हो गई, तो तुम क्या बोलोगे? अबे उसका रेजिस्टेंस भी 2 गुना हो जाएगा, क्योंकि दोनों उस समय ये इक्वल हो रखे हैं, है ना? तो तुम क्या बोलोगे कि हाँ रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस, है ना, until unless we had not changed the length and the area of that particular wire. So in that way, if the specific resistivity increases, the resistance will be increases, or if the resistance is the increases, the specific resistance will not be increases, है ना? ये चीज है। तो पहले मेरे को बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? भैया। तो अगर किसी की स्पेसिफिक रेजिस्टेंस 3 गुना हो जाएगी, तो उसका रेजिस्टेंस भी कितना हो जाएगा तुम्हारा? 3 गुना हो जाएगा, है ना? तो ये, तो इस चीज को याद रख लेना। अगर मान लो कि अगर तुमसे बोल देता कि चलो किसी की रेजिस्टिविटी बताओ, है ना, रो की वैल्यू बताओ, तो ये फॉर्मूला याद रखना, आर ए अपॉन एल। बेसिकली कुछ नहीं किया तुम्हारा, ये आर इज इक्वल टू क्या होता है तुम्हारा? एल अपॉन ए होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, है ना? अगर इसको ध्यान से देखो तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए, और तुमने क्या किया? प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया, तो रो एल बाई ए। बाद में तुमने क्या किया? रो की वैल्यू निकालनी, तो तुमने इसको इधर भेजा, इसको इधर भेजा, तो कितना हो जाएगा? आर ए अपॉन एल इज इक्वल टू रो। तो यही तुम्हारा यहां भी लिख रखा है, आर ए अपॉन एल इज इक्वल टू रो, है ना? ये हो गया। तो अब मुझे बताओ, इसमें किसी को कोई डाउट है? नहीं है ना? ठीक, तो अभी देखो यही है कि अगर मान लो कि भैया इस फॉर्मूले में अगर मैं एरिया को 1 लिख लेता हूं और लेंथ को 1 लिख लेता हूं, तो इसका मतलब है कि अगर मैं इसको रखूंगा तो फिर भैया मेरा रो इक्वल टू कितना आ जाएगा? एल आ जाएगा, है ना? अगर मान लो कि मैं फॉर्मूला लिखता हूं तो रो इक्वल टू कितना है हमारा? आर, फिर उसके बाद कितना है? ए अपॉन एल है। तो अगर भैया मान लो कि मैं यहाँ ए की वैल्यू 1 रख ले रहा हूँ, एल की भी वैल्यू 1 रख ले रहा हूँ, तो मतलब कि रो इक्वल टू आपका आर आ गया। तो मतलब कि अगर तुम्हारे पास एक वायर है जिसकी लेंथ 1 मीटर है, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी 1 मीटर है, तो जो उसमें जो रेजिस्टेंस होगा उसके स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की कितना हो जाएगा? वो इक्वल हो जाएगा। वो कितना हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। ये हो गया। तो पहले मेरे को बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे भैया। आ गया। तो जब भी हम लोग इसको करते हैं, ऑब्वियस बात है रेजिस्टेंस की यूनिट तो तुम्हारी ओम होती है, लेकिन क्या रो की भी तुम्हारी यूनिट होती है? तो जो रो की जो यूनिट होती है वो थोड़ी सी स्लाइटली क्या हो जाती है? डिफरेंट हो जाती है, वो तुम्हारे ओम मीटर हो जाती है। तो अभी वो ओम मीटर कैसे होती है, अभी उसके बारे में भी बताएंगे। ठीक है, तो अभी इस चीज को याद रखो, बस केवल अभी इतना ही। ठीक है, तो इस चीज को भी याद रख लेना कि अगर, है ना, ये सारी चीजें हो गई। आ जाओ, अब उसके बाद देखो, मान लो कि अगर मैं इसकी यूनिट निकालता हूं, ठीक, तो हमें मालूम है कि एरिया की यूनिट कितनी होती है? मीटर स्क्वायर होती है। और अगर मान लो कि लेंथ की बात करें तो मीटर हो जाती है। तो अगर मैं इसी को फॉर्मूले में रखूंगा, जो कि क्या है तुम्हारा? रो इक्वल टू आर ए अपॉन एल, तो मतलब कि भैया आर मतलब ओम, ए मतलब मीटर स्क्वायर, एल मतलब मीटर। तो भैया अगर इस हिसाब से 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल, तो बचा कितना? ओम मीटर। और ओम को हम लोग ऐसे लिखते हैं, मीटर को ऐसे लिखते हैं, तो ये आपकी ओम मीटर हो गई। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कभी भी निकालना तो उसमें यूनिट तुम केवल ओम मीटर लिखना, ना कि सिंपल ओम, या तो ना कि ओनली मीटर। ये तो पहले मेरे को बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया?
हाँ ये आ गया ना। और ये जो तुम्हारा रेजिस्टेंस होता है, ये जो रेजिस्टिविटी होती है, ये तुम्हारे उसकी थिकनेस लेंथ इन सब पे डिपेंड नहीं करती, क्योंकि यार थिकनेस लेंथ को हम लोग मतलब क्या कहते हैं, बेसिकली वन ही लेके इन सारी चीजों को लेकर चलना है, ठीक है। तो थिकनेस हो गया, सब्सटेंस की टेम्परेचर हो गया, लेंथ हो गया, है ना, इन सारी चीजों को लेकर हम इंक्लूड नहीं करते हैं, है ना, इस चीज को याद रख लो। तो ये कुछ सब्सटेंस है एट 20 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर पे, कि उनकी स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी क्या है। तो सिल्वर की है तुम्हारी 1.60 इंटू 10⁻⁻8। मेटल की बात हो रही है, मेटल में मैग्नीज में आ जाओ, ठीक है, 184.0 इंटू 10⁻⁻8, ठीक है। तो अच्छा, तुम अगर ध्यान से देख रहोगे तो तुम्हें लग रहा हो कि भैया ये वैल्यू ज्यादा बड़ी है। अबे ये वैल्यू ज्यादा बड़ी, बिल्कुल सही कहा, है ना। ये वाली क्या है, सबसे कम है। ये तुम समझ पा रहे हो ना कि वैल्यू ये नीचे से तुम्हारे मतलब कि असेंडिंग ऑर्डर में लगी है, पहले एक कम, फिर उससे थोड़ा और ज्यादा, फिर थोड़ा और ज्यादा, फिर और ज्यादा और ज्यादा, समझ पा रहे हो ना, हाँ भैया, हाँ भैया। आ रहे हो ना ये। और ये जो तुम्हारे एलॉय है, अगर तुम इन एलॉय मैग्नीन, कॉन्स्टेंटन, नाइक्रोम, इन सबको देखोगे तो ये तो और ज्यादा है, 44, 49, 110, है ना, ये चीजें हो रखी। और अगर तुम ये मैग्नीन को देख पा रहे हो तो जिस एलॉय से मिल रखे हैं वो भी यहाँ लिख रखा है, कॉपर, है ना, मैग्नीज, निकल, कांस्टेंट, कॉपर, निकल, नाइक्रोम, निकल, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, है ना, ये। तो ये तीन इन एलॉयज के बारे में पढ़ लो। ये तीन एलॉयज क्वेश्चन में कभी भी पूछे जा सकते हैं एट एन इंस्टेंट, की मुझे बताओ कि ये मैग्नीज, कांस्टेंट और नाइक्रोम किन किन एलॉय से मिलकर बने हुए हैं, ठीक है। ये सारे पूछे जा सकते हैं। अब आ जाओ सेमीकंडक्टर की बात करते थे, जर्मेनियम की। तो तुम देखो इसमें कितना 0.6 है, यहाँ तो 10⁻⁻8 है ही नहीं। तुम सोचो कितना ज्यादा हो रखा है, ये 2300 हो रखा है सिलिकॉन। और अगर इंसुलेटर की बात की जाएगी तो इनको तो देखो भाई, ये तो 10⁻10 में चल रहा है। तो तुम सोचो इनका कितना लाखों करोड़ों में जा रहा है, इनका रेजिस्टेंस बताया जा रहा है, मतलब कि इनकी पावर कितनी ज्यादा है, जिसकी वजह से मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन को रोक रहे हैं, तभी इनमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं बह रही है, ना तो ग्लास में, ना तो पेपर में, ना तो डायमंड में, ना तो हार्ड रबर में, ना तो एबोनाइट की रॉड में। ये है। तो पहले मेरे को बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, आ गया भैया। हाँ भैया आ गया ना। तो रेजिस्टेंस बेसिकली एक ऐसा मोमेंट है जिसमें हम ये पता लगाते हैं कि करंट कितने मुश्किल से तुम्हारा पास हो पा रहा है ना, इलेक्ट्रॉन कितने मुश्किल से पास हो पा रहे हैं। अगर कम रेजिस्टेंस है तो बहुत अच्छे से पास हो जा रहा है, ज्यादा रेजिस्टेंस है तो बहुत मुश्किल से पास हो जा रहा है ना। ये तुम्हारे एक तरीके से रेजिस्टिविटी पे डिपेंड हो रखा है। लेकिन जो रेजिस्टिविटी, हाँ, रेजिस्टिविटी पे क्यों डिपेंड हो रखा है, क्योंकि मटेरियल कौन सा हो रखा है ना, ये इस चीज पे डिपेंड है। लेकिन जो रेजिस्टिविटी है वो एक तरीके की खुद की एक प्रॉपर्टी है, वो कोई अपनी जियोमेट्रिक प्रॉपर्टी पे डिपेंड नहीं करता कि मैं मोटा हूं या पतला हूं, ये सारी चीजें जो पहले से है उसके अकॉर्डिंगली उसने बता दिया कि हाँ देखो 20 डिग्री सेल्सियस पे आप मेरे को करोगे तो मेरी रेजिस्टेंस इतनी है। अब अगर आपको लग रहा है कि आपके अप्लायंसेस में मेरे को इस्तेमाल करना चाहिए तो आप इस्तेमाल कर लो। ये आप पूछ भाई। अरे ये पेपर में अगर इलेक्ट्रिसिटी क्या नाम है फ्लो करे तो पेपर जलता नहीं मेरे ख्याल से। क्या कह रहा है, पेपर में नहीं अगर जलती भाई, पेपर में हीट नहीं नहीं होगा। नहीं। अच्छा तू इसको लेके सोच रहा है ना, यहाँ ड्राई भी तो लिखा है, ये भी तो देख ध्यान से। पानी डाल देगा तो उसमें आयन आ जाएंगे ना, आयन आ जाएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी। इलेक्ट्रिसिटी को पास करने के लिए इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है ना, सीधी बात है। हाँ तो अगर पेपर ड्राई है तब तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पेपर कैसे बनते हैं, वुड से ही तो बनते हैं। अभी तो मैंने बताया था इंसुलेटर, हाँ वुड, रबर, है ना, ये हो गया। तो और किसी को कोई डाउट है अभी? नहीं भैया। नहीं है, चलो आ जाओ। अब देखो जैसे तुमने देखा था कॉपर की ये लिखी है 1.69 इंटू 10⁻⁻ ओम मीटर। तो इसका मतलब तुम क्या समझे, तुमने बोला कि हाँ भाई कॉपर अगर 1.69 10⁻⁸ ओम मीटर इसकी रेजिस्टिविटी है, इसका मतलब है कि इस समय कॉपर की रॉड 1 मीटर लंबी है, कॉपर का जो एरिया है उस रॉड का वो तुम्हारा 1 मीटर स्क्वायर हो रखा है, जिसकी वजह से जो इसका रेजिस्टेंस भी कितना हो रखा है 1.69 इंटू 10⁻⁸ ओम। अगर तुम ध्यान से देखो रेजिस्टिविटी में ओम मीटर लिखा है और यहाँ रेजिस्टेंस में तुम्हारा ओम लिखा है, तो ये क्यों हुआ यहाँ जाके, क्योंकि हमने मतलब 1 मीटर लंबी और 1 मीटर मतलब स्क्वायर मतलब क्या कहते हैं हमने क्रॉस सेक्शन की वायर का इस्तेमाल किया है, तभी ये हो पाया है। तो पहले मेरे को बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ आ गया ना। तो इस चीज को हमेशा याद रख लेना। तो तुम देख रहे हो कि इसमें कितनी कम वैल्यू है ना, ये काफी कम वैल्यू है। तो लो रेजिस्टेंस होने की वजह से, है ना, हम लोग इसको एज अ गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं।
और जिसमें मतलब क्या कहते हैं रेजिस्टिविटी हाई होगी उसको हम लोग मतलब क्या कहते हैं पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोलेंगे, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं हो पाएंगे। तो इस पूरी टेबल में तुम्हारा सिल्वर ही एक ऐसा था जिसकी सबसे लो रेजिस्टिविटी थी 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। मतलब कि भैया सिल्वर की एक वायर थी जो कि 1 मीटर की थी, 1 मीटर स्क्वायर का उसका एरिया था, जिसकी वजह से जो उसका रेजिस्टेंस निकल कर आया 1.6 इंटू 10⁻⁸ ओम आया। ठीक है, ये तो जो अगर मीटर लगा दिए तो वो तुम्हारा आ जाएगा रेजिस्टिविटी, और अगर मीटर नहीं लगाया तो वो तुम्हारा रेजिस्टेंस आ जाएगा, ये है ना। तो कहीं ना कहीं ये पता चलता है कि यार इसकी रेजिस्टेंस ना बाकी मेटल के कंपैरिजन बहुत कम है, बहुत कम है, तो बहुत तेज फ्लो करेगा, बहुत तेज फ्लो करेगा तो रेजिस्टेंस एज अ गुड कंडक्टर बोला जाएगा, जिसकी वजह से हम लोग इसको तरह तरह के मतलब क्या कहते हैं कि तुम्हारे उसमें इस्तेमाल कर लेंगे, अप्लायंसेस में जो जहां इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है तो हम लोग इसको अपने घर में इस्तेमाल नहीं कर सकते। रादर देन कॉपर और एल्युमिनियम भी तुम्हारा एज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें भी भैया रेजिस्टिविटी क्या होती है, कम होती है। रेजिस्टिविटी कम है तो भैया इलेक्ट्रॉन बड़े आराम से फ्लो कर जाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ये चीज हो गया, है ना। लेकिन जैसे 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 आप बढ़ते जाओगे प्योर मेटल की सीरीज में मेटल मिलाते जाओगे, मतलब एलॉय बनाते चले जाओगे, वैसे वैसे रेजिस्टेंस क्या होता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। तो जैसे मान लो कि एलॉय में मैग्नीन जो कि तुम्हारे कॉपर मैग्नीज निकल से मिलकर बना है, वो तुम्हारा कॉपर के कंपैरिजन में 25 गुना ज्यादा रेजिस्टेंस रखता है। कॉन्स्टेंटेन जो कि तुम्हारा कॉपर और निकल की वजह से बना है, उसमें 30 गुना ज्यादा तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कॉपर के कंपैरिजन में ज्यादा वो होता है। ठीक है, ये हो गया। तो इनकी हाई रेजिस्टेंस की होने की वजह से हम उनको वहीं इस्तेमाल करते हैं जहां हमें मतलब क्या कहते हैं हाई रेजिस्टेंस की रिक्वायरमेंट है, जहां हमें करंट को रिड्यूस करना है, करंट को रिड्यूस करके हमको हीट जनरेट करनी है, हम उस तरीके की जगह में मतलब क्या कहते हैं हम उस तरीके के यूजों का इस्तेमाल करते हैं, ये चीज है। तो जैसे ये होममेड तुम्हारा क्या है, तुम्हारा ये इलेक्ट्रिक हीटर है ना, जिसमें मतलब क्या कहते हैं हमने सर्किट दिया, सर्किट कंप्लीट किया, तो भाई यहां तक तो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं बिंदास एकदम करंट आ रहा था वायर में, समझ रहा हो, वायर तक में तो एकदम बिंदास करंट आ रहा था, तो वायर हीट नहीं कर रही थी। लेकिन जैसे ये इसमें आया, जैसे उसमें नाइक्रोम वायर में गया, नाइक्रोम वायर ने बोला कि भाई इतनी इलेक्ट्रिसिटी मैं नहीं भेज पाऊंगा, तो उसने क्या किया, जस्ट मतलब क्या कहते हैं उसकी स्पीड को धीमा कर दिया, स्पीड धीमा किया, कोलिजन ज्यादा हुआ, तो इन द फॉर्म ऑफ हीट उसने क्या करना, इवॉल्व करना स्टार्ट कर दिया। तो जहां ज्यादा रेजिस्टेंस की रिक्वायरमेंट होती है, जहां रेजिस्टेंस की रिक्वायरमेंट होती है, वहां हम लोग मेटल एलॉय जैसी चीजों का इस्तेमाल करते हैं। ये तो अब मेरे को बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया आ गया। आ गया ना। और नाइक्रोम जैसे जिनमें निकल क्रोमियम मैग्नीज मिल रखा है, आयरन भी, तो उसमें लगभग लगभग 60 गुना ज्यादा तुम्हारे कॉपर ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पाया जाता है ना। ठीक है, तो इस चीज को समझ लेना। तो ज्यादातर जितने भी तुम्हारे रेजिस्टर हैं ये हीटिंग अलॉय हैं, तो इनको हीटिंग एलिमेंट भी बोला जाता है, क्योंकि हम लोग इनको इसी तरह की कैटेगरीज में इस्तेमाल करते हैं, आयरन बनाने में, टोस्टर बनाने में, है ना, इन सब चीजों का इस्तेमाल करते हैं। अब हम लोग प्योर मेटल का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि प्योर मेटल का इस्तेमाल करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी, हीट ही नहीं जनरेट होगी। लेकिन हमको टोस्टर में ब्रेड को पकाना है, आयरन में आयरन गर्म करके कपड़ा सेकना है, तो हमको वहां हीट चाहिए, तो हमको कोलिजन चाहिए, तो मतलब कि हमें ऐसा चाहिए जो करंट को रोके, जाने दे लेकिन रोके भी, ताकि और ज्यादा कोलिजन हो। तो उसकी वजह से हम लोग मतलब क्या कहते हैं बड़े आराम से उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। जो तुम्हारे एलॉय होते हैं, तुम्हारा मैग्नीन, कॉन्स्टेंटेन, नाइक्रोम, है ना, निक्रोम वायर, ये सारी चीजों के। तो एलॉय की रेजिस्टिविटी तुम्हारे एज कम्पेयर टू प्योर मेटल ज्यादा होती है, और एलॉय तुम्हारा ऑक्सीडेशन भी नहीं करता, मतलब कि एयर की प्रेजेंस में तुम चाहे इसको जितना टेम्परेचर बढ़ाते जाओ, ये तुम्हारा रेड हॉट हो जाएगा, लेकिन ये जलेगा नहीं, मतलब कि ये एक तरीके से डिकम्पोज नहीं होगा, है ना, वो चीजें नहीं होती। हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, लेकिन उतना इजीली नहीं होगा। तभी तुमने देखा यहाँ लिखा है इजीली, लेकिन अगर बहुत ज्यादा तेज अगर इलेक्ट्रिसिटी आ रखी है, ये सब आ रखा है, तो तुमने काफी बार देखोगे कि नाइक्रोम के वायर तक भी गल जाते हैं, टूट जाते हैं, है ना, ये सब क्या जाते हैं तुम्हारे, टूट जाते हैं। अब बताओ मुझे इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया भैया। हाँ तो आ भैया गया ना? इसको उसको मेल्ट कराने के लिए इसमें क्या नाम है, करंट बढ़ाना पड़ेगा। हाँ, बहुत ज्यादा। ठीक है, ये ठीक है, इसी वजह से तो नाइक्रोम जैसे मटेरियल्स को हम लोग इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जैसे आयरन, टोस्टर, केटल, रूम हीटर, इन सब चीजों में मतलब क्या कहते हैं वाइडली इनका यूज करते हैं, क्योंकि भाई बहुत ज्यादा रेजिस्टिविटी है ना, करंट को रोकेगा, कोलिजन होगा तो हीटिंग एलिमेंट एज अ प्रोडक्ट इस्तेमाल किया जा सकता है। ये तो पहले मेरे को बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया भैया। हाँ भैया आ गया, गुड। ठीक है, आ जाओ। अब देखो जो तुम्हारे कंडक्टर्स होते हैं ना, द रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर, ठीक है। अब ये बोल रखा है कि जो तुम्हारे कंडक्टर्स होते हैं उनकी जो रेजिस्टिविटी होती है, जो मेटल होते हैं उनकी क्या होती है, कम होती है ना।
तो जो अगर उनका टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टिविटी भी क्या होती है उनकी बढ़ती है, जो हमने अभी बात की थी, है ना। लेकिन अगर मान लो कि इंसुलेटर में डायमंड की बात हो रही है, ग्लास रॉड की बात हो रही है, तो आप उसमें चाहे जितना टेम्परेचर बढ़ाते रहो कभी कुछ नहीं होने वाला। लेकिन अगर सेमी कंडक्टर की बात की जाएगा ना, तो सेमी कंडक्टर ना बीच में आता है तुम्हारे, मतलब कि तुम्हारा कंडक्टर की कैटेगरी में और तुम्हारे इंसुलेटर की कैटेगरी में बीच में आता है। इसमें क्या फंडा होता है, इसमें पता है फंडा क्या होता है? अगर इसमें टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, जस्ट उल्टा होता है। तो इसका मतलब क्या यार, ये तो और बढ़िया हो गया, मतलब कि जहां ज्यादा टेम्परेचर हो रहा है वहां ज्यादा है। तो इसी वजह से जो तुम्हारे सोलर पैनल हो गए, है ना, सोलर पैनल गर्मी ज्यादा होती है, उससे हमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके जल्दी निकालनी है, तो हम वहां इस तरीके की चीजों का इस्तेमाल करते हैं। सोलर सेल में, ट्रांजिस्टर में, इन सब जगह का हम लोग का इस्तेमाल करते हैं। ये है, तो वहां उस तरह से चिप बनाते जहां ज्यादा हीट आएगी, इलेक्ट्रिसिटी पास होनी चाहिए, ऐसी वायर का इस्तेमाल करो। क्योंकि अगर ज्यादा हीट आएगी इलेक्ट्रिसिटी, और अगर हमने कॉपर की वायर इस्तेमाल की, सिल्वर का इस्तेमाल किया, तो भाई तो वहां तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, मतलब कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। लेकिन हमें ऐसा नहीं चाहिए, क्योंकि फिर सर्किट डिस्ट्रॉय हो जाएगा, बोर्ड गल जाएगा, ये सब गल जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि रेदर देन जहां टेम्परेचर बढ़ रहा है, ये सारी चीजें बढ़ रही है, तो हम जर्मेनियम सिलिकॉन इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं। ये अभी बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया? आ जाओ, अब प्रणव इसका आंसर बताओ। According to the experiments, the resistance of a given conductor is directly proportional to which of the following quantities? Directly proportional to the area, cross section, length of the conductor, temperature, where temperature C. अच्छा, अबे इसको छोड़, टेम्परेचर को हटा के बता अब। टेम्परेचर को हटा के बता है। क्योंकि यहाँ कंडक्टर है ना, जैसे मान ली कि मैं अलॉय की बात कर देता तब तो नहीं होता ना, यहाँ कंडक्टर की बात हो रही है। हाँ भैया, ये बी वाला लेंथ गुड, ऑफ आ द जाओ। कंडक्टर। अब अंश इसका आंसर बताओ। अंश, चलो तुम बताओ यश। The resistance of a given conductor is inversely proportional of its area of cross section. C गुड, वाला। आ जाओ, अब इसका आंसर बताओ कार्तिक। By combining the relationship of combining the relation of resistance with length and area of cross section, which of the following expression is correct? R is directly proportional to length multiply A. R is directly proportional to 1 upon L A. R is directly proportional to A and L. भाई नीचे वाला दिख नहीं रहा, एक मिनट। 1/a। क्वेश्चन ये बोला कि मान लें कि अगर पहली क्वेश्चन ये, दूसरी क्वेश्चन ये, अगर इसको कंबाइन करूंगा तो तीसरी क्वेश्चन क्या बनेगी? भैया चलो यान तुम डी बताओ वाला, मुझे। भैया डी वाला, डी वाला। भैया डी, डी बनेगा, डी भैया डी। डी, डी बनेगा ना, वेरी गुड, है ना, ये हो गया। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो यान, कि जो रेजिस्टिविटी होती है मटेरियल की, उसको हम लोग दूसरे नाम से क्या बोल सकते हैं? कंडक्टेंस, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंट, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, करंट डेंसिटी। भैया आ, भैया बी वाला। चलो ठीक है, तुम मुझे बताओ अंश। Resistivity of material is also known as conductance, electrical resistance, और specific resistance and current density। भैया इसका ये होगा इलेक्ट्रिकल डेंसिटी बी वाला। अच्छा प्रणव तुम बताओ। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। भैया हम्म, कंडक्टेंस। अरे भगवान, तुम बताओ भाई। भैया स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अबे गधे, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भूल गए क्या? बार बार बोल रहा था। रो मतलब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, समझ रहे हो ना? स्पेसिफिक मतलब खुद की रेजिस्टेंस है उसकी। आ भैया जाओ। ये डाउट था, तो फिर हाँ, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस क्या होगा? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बेसिकली वो जो, रेजिस्टेंस ही होगा। उसको रेजिस्टेंस बोल देते हैं कि जो तुम्हारे फ्लो ऑफ इसको इलेक्ट्रॉन को आर रोकता बोलेंगे है। भैया। इसको आर बोल देंगे, इसको रो बोल देंगे, समझे? हाँ
आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो। यश, If the resistivity of a conductor's material become 3 times while its length and area remain the same, what happens to its resistance? मान लें कि किसी Become की रेजिस्टिविटी मैंने 3 गुना कर दी, तो फिर hmm, उसका रेजिस्टेंस कितना गुना बढ़ जाएगा? it becomes 1/3. It remains unchanged. It becomes 2 times. It becomes 3 times. D वाला. इट बिकम 3 टाइम्स, क्योंकि जस्ट उसके इक्वल ही है, तो जितना तुम बढ़ोगे उतना हम बढ़ेंगे। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो। वो प्रणव। The resistivity of a substance is numerically equal to the resistance of a conductor which has resistivity of numerically conductor which have length 1 meter and area 1 centimeter square, length 1 meter and area 1 meter square, length 1 centimeter, area 1 meter square, length 1 meter and area 1 millimeter square. B वाला चलो तुम कौन सा? B बी याद रख लेना, लेंथ को मीटर में लेना है और एरिया को मीटर स्क्वायर में लेना है, ठीक है? तभी वो तुम्हारा कट कट के मीटर मीटर स्क्वायर से कट के तुम्हारा ओम मीटर बनता है। आप समझ में आ गया है ना? ये आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो अंश। The resistivity of a system can also be defined as the resistance between the opposite faces of a conductor of any shape, a 1 meter long wire, a 1 meter cube of the substance, a unit area conductor of impedance. ये इसी वाला a 1 meter cube of the गुड, substance. है ना? ये अगर अपोजिट फेस के हैं दोनों। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो यश। What is the SI unit of resistivity? Ohm meter. और उसकी ये जो ओम लिखी वो किसकी होती फिर? Ohm resistance की. रेजिस्टेंस की। गुड, है ना? ये हो गया। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो, मतलब क्या कहते हैं ये कार्तिक? The resistivity of a substance depend on which of the following factors: length and area of cross section, thickness and shape, nature of the substance and temperature. है ना? वो लेंथ, हाँ वेरी गुड, है ना? वो नेचर पे डिपेंड करती है कि तुम सिल्वर हो, कि तुम गोल्ड हो, कि तुम क्या हो, है ना? और तुम्हारे टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है, कि ऐसा नहीं कि तुमने टेम्परेचर तुमने 20 से 25 कर दिया, अदरवाइज आपकी लेंथ क्या है, थिकनेस क्या है, उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? ये आ जाओ, अब इसको बता दो यान, कि इनमें से कौन सा फॉलोइंग स्टेटमेंट है जो रेजिस्टिविटी के हिसाब से सही बता रहा है? कि लेंथ पे डिपेंड करता है, बोल रहा है कि तुम्हारे थिकनेस पे डिपेंड करता है, कि बोल रहा है कि इसकी खुद की कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी होती है जो कि इसको खुद डिफाइन करती है, या डी बोल रहा है कि ये तुम्हारा शेप चेंज कर लेता है कंडक्टर के उसमें, मतलब कि जैसा कंडक्टर होता है वैसे ही तुम्हारा शेप चेंज कर लेता है। भैया बी वाला। चलो तुम बताओ मुझे प्रणव। भैया हम्म, इसका देखा जाए ए और बी दोनों सही है। गधे हो गया, वो रेजिस्टिविटी लिखा है, रेजिस्टेंस नहीं लिखा है। C वाला है ना? हाँ, सी वाला है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, इनबिल्ट प्रॉपर्टी, मतलब कि स्पेसिफिक प्रॉपर्टी उसकी। यहाँ अच्छा कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब जैसे मतलब तुम्हारी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो तुम ये थोड़ी ना बोलोगे कि मैं मोटा हूँ, या फिर तुम ये थोड़ी ना बोलोगे कि मैं हैवी हूँ। हैवी कौन बोलेगा? अंश बोलेगा ना कि हाँ, मैं हैवी हूँ, मैं हूँ मोटा हूँ, ठीक है? ये आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो अंश। The resistivity of copper is approximately equal to 1.6. भैया ये जैसे कॉपर की बोल रहा है रेजिस्टिविटी बताओ एट 20 डिग्री सेल्सियस पे। मान ले कि मैंने ऑप्शन ए ऑप्शन डी कैंसिल कर दिया, और मैंने बोल दिया कि इनमें से एक सिल्वर है, मैंने ये भी बोल दिया कि इसमें से एक सिल्वर है। ये बी वाला भैया। कौन सा? 1.69 into 10 गुड, minus है ना? तो ये क्योंकि सिल्वर की रेजिस्टिविटी कम होती है, तो तुमने तुरंत पता लगा लिया कि ये कम होती है, तो भाई फिर ये वाला हो गया, ठीक है? तो इस चीज को याद रख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे तो याद रख सकते हो। 6 7 6 9 इस तरह से वर्ड तुम लोग को बहुत याद रहते हैं, ठीक है?
आ जाओ भाई यश। Which metal has the lowest resistivity and hence offer the least resistance to the flow of electric? करेक्ट। Least. Aluminum. अच्छा, इन चारों ऑप्शन नहीं में से नहीं सबसे, हाँ नहीं नहीं, एल्यूमिनियम नहीं होगा, आयरन होगा। चल भाई यान तू मुझे बता, इन चार मेटल में से ऐसा कौन सा मेटल है जिसकी रेजिस्टिविटी सबसे कम है, मतलब कि जो सबसे कम रेजिस्टेंस रखता है। भैया मैं बताऊं? क्वेश्चन ही समझ में आ हाँ जाए, बता बता। सिल्वर होगा। हाँ गधा सिल्वर गधा। होगा। भैया हाँ क्वेश्चन में अच्छे से नहीं पढ़ा था। हाँ, नहीं पढ़ो। और क्या, तो मैं इतनी देर से पढ़ा रहा हूँ तो मेरा गला नहीं खराब होगा, इन लोग को क्वेश्चन नहीं पढ़ा जा रहा है। कार्तिक इसका आंसर बताओ। Why are copper and aluminum commonly used for electrical transmission instead of silver? They have higher resistivity than silver. Silver is a poor conductor of electricity. Copper and aluminum are cheaper and have low resistivity. Silver cannot be drawn into wires. ये भी है सी वाला। गुड, आ जाओ। अब यान मुझे इसका आंसर बताओ कि प्योर मेटल के कंपैरिजन में एलॉय की रेजिस्टिविटी कैसी होती है। काफी कम होती है, सेम टू सेम होती है, बहुत ज्यादा होती है, जीरो होती है। भैया कंपेयर द प्योर मेटल alloy generally भैया भैया +1 मच होती है, लोअर लोअर होती है। अच्छा चल ठीक है, कोई बात नहीं। प्रणब बता इसका आंसर। सेम हायर प्रणब। alloy भैया हाँ हाँ, वो प्योर मेटल की एलॉयस है ना, और रेजिस्टिविटी प्योर मेटल कम होती है, प्योर मेटल की कम होती है, एलॉय की ज्यादा होती है। गुड है ना, गुड 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 यान गुड। क्वेश्चन भी ध्यान से नहीं पढ़े तो कंपेयर टू प्योर मेटल, प्योर मेटल से कंपेयर करके मुझे बताओ कि एलॉय की रेजिस्टिविटी क्या होती है। क्वेश्चन भी नहीं पढ़वाते ध्यान से। भैया इस क्वेश्चन समझ में नहीं आ पाया। ज्यादा अबे होती गधे, है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक तरफ प्योर मेटल है एक तरफ एलॉय है। जैसे मान लो कि मैं बोल देता हूँ कि मेटल तुम्हारा सिल्वर है, ठीक है, और मैं बोल देता हूँ कि एक तरफ तुम्हारा एक एलॉय है, तुम्हारा मान लो कि नाइक्रोम वायर है, तो बोला कि किसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी। माइक्रो एलॉयज की। नाइक एलॉय की ज्यादा होगी ना, तो ये तो बोल रहा है कि बोला कि प्योर प्योर मेटल के कंपैरिजन में एलॉय की रेजिस्टिविटी क्या होती है, तो ज्यादा होती है। बताओ भाई इसका आंसर यश। Which of the following alloys has a resistivity about 30 times greater than कॉपर। than that of copper? हम्म कॉपर से रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है। एल्यूमिनियम की होती है भैया। नहीं, नाइक्रोम या कांस्टेंट में से कोई होगा एक। चल नाइक्रोम की मैंने 60 बोल दी, अब बोल। नाइक्रोम की 60, बी वाला होगा। सी वाला कॉन्स्टेंटेन की होती है। ठीक है, ठीक है। आ जाओ। अब आप उसका आंसर बता दो अंश। what are the alloys like manganese and constant used to make resistance wired in electronic appliances? They have very low resistivity. They are cheaper than copper. They have high resistivity which reduce current. ये सी वाला। सी वाला, वेरी गुड। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो कार्तिकेय। Why are heating elements of electrical appliances made of alloy instead of pure metal? Alloys are cheaper than pure metals. Alloy have low melting point. Alloy have high resistivity and do not oxidize easily. वे सी वाला। सी वाला, आ जाओ। अब यान मुझे इसका आंसर बताओ। नाइक्रोम वायर को हम लोग ऐसा हीटिंग एलिमेंट यूज करते हैं, क्यों? क्योंकि उसकी रेजिस्टिविटी कम होती है, आराम से मेल्ट हो जाता है। नाइक्रोम वायर की रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा हाई होती है, जिसकी वजह से वो रूम टेम्परेचर पे आराम से बर्न नहीं होता। नाइक्रोम प्योर मेटल है, हाई कंडक्टिविटी है उसकी। भैया बी वाला। बी वाला ना, ये रिकनेक्ट हो जाओ, तुम्हारा यान थोड़ा माइक डिस्टर्ब कर रहा है। आ जाओ, अब इसका आंसर बताओ प्रणव। How does the resistivity of most metals change when increase in temperature?
अच्छा, increase in temperature, it decrease, it remains constant, it increases, भैया सी वाला। हाँ, यहाँ मोस्ट मेटल की बात की गई है, लेकिन अगर एलॉय लिख जाएगा तो फिर सिस्टम बदल जाएगा। ठीक है, आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो यश। Which of which of the following statements about semiconductors is correct? The resistivity is very high and does not change with temperature. The resistivity is lower than metals. The resistivity lies between conductor and insulator and decrease with temperature. The resistivity increase with temperature like metals. Semi. बताओ, The सेमीकंडक्टर। resistivity lies between. भैया ऑप्शन बड़ा है तो ये आंसर होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। जल्दी बताओ। सेमीकंडक्टर क्या होते थे? सेमीकंडक्टर वो होते हैं, सेमी मतलब क्या होता है? जैसे मान लो कि मैं पैरामीटर सेमी आधा। सर्कल बोल दूं, सेमी सर्कल बोल दूं, आधा हो गया। तो ठीक वैसे जैसे मान लो कि मैंने कंडक्टर बोल दिया और उसके पहले सेमी लगा दिया, तो उसका मतलब है कंडक्टर की जो प्रॉपर्टी होती है उसकी आधी प्रॉपर्टी होती है उसके पास, है ना ये। तो उसी को सेमी कंडक्टर बोल देते हैं। आधी होती है तो बेटे किसने आंसर बताया उसको? सी वाला बताओ। होगा। हाँ, सी वाला। ठीक है, जो तुम्हारा कंडक्टर होता है, कंडक्टर के बीच में आता है सेमी कंडक्टर और फिर आता है तुम्हारा इंसुलेटर। तो कंडक्टर के केस में जो मेटल आते हैं उनमें तो आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेकिन सेमी कंडक्टर के केस में टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस कम होगा, उल्टा ही होता है ना ये। तो ये आपके अप्लायंसेस में ज्यादा यूज अच्छे से हो जाते हैं। अब देखो क्वेश्चन कैसे आएंगे एग्जाम में रेजिस्टिविटी निकालने के लिए। बोला कि कॉपर की वायर है जिसकी लेंथ 2 मीटर है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1.7 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर है, और जिसका रेजिस्टेंस भी दे दिया कि 2 इंटू 10⁻⁻2 ओम है। तो रेजिस्टिविटी बताओ। तो पहले मेरे को बताओ क्या क्या गिवन है यहाँ। लेंथ लेंथ गिवन है कितनी है? 2 मीटर, 2 मीटर। और एरिया क्या एरिया है? क्रॉस सेक्शन 1.7 इंटू 1.7 10 की मल्टीप्लाई 10 पावर पावर माइनस माइनस 6 सिक्स। मीटर स्क्वायर। गुड। अब मुझे बताओ वो कितना है? और रेजिस्टेंस है भैया 2 रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई 10 ये पावर 2 माइनस इंटू 2 10 की ओम्स। पावर माइनस 2। अच्छा, रेजिस्टेंस कितना है तुम्हारा? रेजिस्टिविटी 0 है, अरे मतलब गिवन नहीं है। हाँ गुड, ये निकालना है तो फिर आर लिखोगे। ऐसे बोला करो भैया, कैपिटल आर है ना ये। ठीक है, आ जाओ। रेजिस्टेंस कितना है? मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 माइनस इंटू 2 10 की ओम्स। पावर माइनस 2। तो गुड, आ जाओ। रेजिस्टिविटी के लिए कोई फॉर्मूला होता है? हाँ भैया, क्या हो हाँ। गया? आर मल्टीप्लाई ए अपॉन एल। आर मल्टीप्लाई बाई एल। आर मल्टीप्लाई ए अपॉन एल। ठीक, गुड है ना, आर ए अपॉन एल। ठीक है, आर ए अपॉन एल ऐसे भी याद रख लो। लेकिन अगर किसी को कुछ भी नहीं याद आ रहा ना, तो भाई ये मत भूलना कि आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? एल। एल अपॉन आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? ए। और जब ये दोनों आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? आर इज प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए। और प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो क्या आ जाएगा? रो आ जाएगा। तो आराम से ये आ जाएगा, और फिर उसके बाद अगर इसको शिफ्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? आर ए अपॉन आर ए इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल इज इक्वल टू रो। ठीक है ये, तो इसको मत भूलना। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। है ना हाँ ये। भैया। तो आओ चलो इसके हिसाब से सॉल्व करते हैं। आर कितना हो जाएगा तुम्हारा? 2 इंटू 10⁻⁻2। ए कितना है? 1.7 इंटू 10⁻⁻6। और आपका एल कितना है? 2 मीटर है। ठीक है, ये हो गया। तो 2 मीटर है तो ऐसे रखेंगे नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी 2 से 2 कैंसिल हो सकता है, हाँ भैया, हो जाएगा। अब ये -2 और ये -6 क्या होगा? ऐड होगा, माइनस हो क्या होगा? क्या होगा? माइनस 8 -8। वेरी गुड। तो क्या वैल्यू हो जाएगी? 1.7 इंटू 10⁻⁻8। क्या लिखा जाएगा? ओम और मीटर। मीटर है ना, ओम मीटर। ना तो पर, ना तो इनवर्स, ना तो कुछ, सिंपल ओम मीटर। ये हो गया। या तो सिंपल लिख भी देना तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी ये। आ जाओ, अब दूसरा क्वेश्चन देखो जो एनसीईआरटी में भी दे रखा है तुम्हें, कि कॉपर वायर है जिसका डायमीटर है 0.5 mm, ठीक, जिसका रेजिस्टिविटी है 1.6 इंटू 10⁻⁻8 mm। बोल रहा है कि क्या लेंथ होगी इस वायर की अगर इसका रेजिस्टेंस मैं 10 ओम कर दूं। समझ पा रहे हो क्वेश्चन को? हाँ भैया, हाँ भैया। क्या बताऊं? लेंथ निकालनी है पहले वाले क्वेश्चन में। भैया चलो छोड़ो, सुनो सुनो, ये क्वेश्चन बढ़िया है। इस क्वेश्चन को मैं तुम्हारा एज अ होमवर्क दे दे रहा। ठीक है, ठीक है भैया, ठीक है। रुक जा, इसको अभी ये एज अ होमवर्क दे दे रहा। ठीक है, सब कुछ तो गिवन ही है भैया इसमें। कोई बात नहीं, बस निकालना है भाई। जल्दी नहीं दिखाऊंगा अभी। ठीक है, ये हाँ, अब आओ ये वाला क्वेश्चन आओ।
ये क्वेश्चन बोला कि एक रेजिस्टेंस है, एक वायर का रेजिस्टेंस है 6 ओम, है ना, उसको डबल कर दिया गया बाय फोल्डिंग। नाउ कैलकुलेट द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ वायर, बताओ। भैया इसमें भैया गिवन है भैया इसमें रेजिस्टेंस गिवन है कितना? रेजिस्टेंस डबल हो जाएगी तो 12 हो जाएगी। 12। हाँ लेकिन भाई नहीं नहीं द नहीं भैया रेजिस्टेंस 2x होगा, ये वायर डबल हुआ है ना, मतलब लेंथ। नहीं, थिकनेस डबल हुई है। क्या? वायर इज डबल। हाँ, a 6 ohm resistance wire is doubled up by folding। ये पहले था भैया तो नहीं, थिकनेस। अब किया गया है। तुम समझ रहे हो? पहले कोई वायर थी, उसकी कोई रेजिस्टेंस थी, ठीक है, और बाद में जब उस वायर को मैंने डबल कर दिया, तो डबल करने के बाद उसका 6 ओम रेजिस्टेंस आया। समझ में आ गया यार? ये भी क्वेश्चन बढ़िया है, इसको भी तुम लोग खुद से करना, ठीक है? ठीक हुई। रुको रुको, है ना, ये अगर इसको कराऊंगा तो फिर सही नहीं है, इसको खुद से करना। थोड़ा दिमाग लगाओ, क्योंकि न्यूमेरिकल में अब मैं न्यूमेरिकल कराने लगूंगा तो ठीक नहीं है यार, है ना। ये तो आज का पहले मेरे को टॉपिक बताओ, अगर किसी को कोई भी डाउट हुआ हो तो हल्का फुल्का जरा सा भी। नहीं भैया, आगे नहीं है आगे। ना? ये अब अगला टॉपिक तुम्हारा ये कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, जिसमें हम लोग अगर मान लो कि रेजिस्टेंस को अगर हम लोग कंबाइन करते हैं पैरेलल में या फिर किसी भी चीज में, तो हम कैसे कर सकते हैं, हम उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? अभी मैं पहले कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ। हाँ, व्हाट इज जनरली graph looks when we exemplify, लिखेंगे क्या लिखेंगे, when we verify the Ohm's law। ड्रॉ इट, है ना, ये आराम से हो जाएगा 2 मार्क्स का, ठीक है? थोड़ा अच्छे से मतलब थोड़ा सा उसको डिफाइन कर देना, ठीक? आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखूं? हाँ, हाउ डू लेंथ अफेक्ट रेजिस्टेंस? 2 मार्क्स का, अच्छे से लिखना। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अफेक्ट रेजिस्टेंस? 2 मार्क्स का, इसको भी अच्छे से लिख लेना, ठीक है? ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है? इफ वायर ऑफ इक्वल लेंथ एंड एरिया and equal length and area of cross section is same, does resistance vary anywhere? रीजन तो तुम बताओगे कि हाँ, लेंथ इक्वल हो जाए, एरिया क्रॉस सेक्शन भी इक्वल हो जाए, तो भी रेजिस्टेंस वेरी कर सकता है वायर्स में, अगर वो वायर नेचर की अलग अलग हो, एक कॉपर हो और एक सिल्वर हो, है ना। ये इस हिसाब से तुम आराम से 2 मार्क्स का बता दोगे इसको। अंश, क्वेश्चन सुनना है ना तू? क्योंकि भाई तू ही करता है केवल क्वेश्चन, बाकी ये सब नल्ले बैठे हैं, ठीक है? आ जाओ। हाउ यस भैया, टेम्परेचर, हाँ बोल बोल, रिकॉर्डिंग तो नहीं चल रही ना अब? रिकॉर्डिंग चल रही है मेरे को। हाउ टेम्परेचर अफेक्ट था, अभी रुकना एक सेकंड। हाउ टेम्परेचर अफेक्ट द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, ठीक है? अभी रुक जा बस, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, ये आराम से हो गया, तुम्हारा 2 मार्क्स का हो गया, ठीक है? हाँ, व्हाट आर द ऑब्जर्वेशन, राइट द ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम द फैक्टर affecting
resistance of a conductor when double, half, thrice, 1/4, है ना? इस हिसाब से याद कर लेना इनको, तो ये आराम से तुम्हारा 3 मार्क्स का हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाओ क्रिएट 6 7वां क्वेश्चन, हाउ व्हाट इज रेजिस्टिविटी and its SI unit? What is the resistivity formulates its formula, मतलब कि उसका फॉर्मूला बना के दिखाओ। What it its SI unit, है ना? ये हो गया आराम से तुम्हारा 3 मार्क्स का हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाओ फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8। हाँ, व्हाट डू यू मीन व्हेन रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस, है ना? ये आराम से हो गया, 2 मार्क्स का हो जाएगा। व्हाट आर द यूजेस ऑफ metal alloy used for high electrical appliances, है ना? ये हो गया आराम से, 2 मार्क्स का हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 इसी में लिख देना। हाँ, मेटल अलॉय राइट्स इट्स मेटल इनसाइड आल्सो, कि मतलब ये किस किस चीज से तुम्हारे मेटल बन रखे हैं ना। ये हो गया, किस किस चीज से तुम्हारे मेटल अलॉय बन रखे, उस चीज को भी बता देना। ठीक है, हाँ, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सेमीकंडक्टर। अब मुझे बताओ भाई, इन 10 क्वेश्चन में अगर किसी को कोई भी दिक्कत है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बता भाई। यश, यश, हेलो अंश, हेलो। किसी को कोई दिक्कत है कोई क्वेश्चन में? नहीं नहीं अंश, नहीं भैया, प्रणव, रिकॉर्डिंग बंद हुई है। अभी नहीं, अभी रुक जाओ। अरे भैया सही है। रिकॉर्डिंग बंद करते क्वेश्चन आ जाते ना तुम लोग के, तो फिर इसी वजह से मुझे लगता है कि पहले जो मन में है सिलेबस से रिलेटेड पूछ लो, बाद में फिर तो बात कर ही लेंगे। ठीक है, 7 स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कौन क्लास में जुड़ा था अभी तक? क्या मतलब ये? अभी तक कौन है जो क्लास से अभी तक एक भी बार लीव नहीं हुआ है? मी बता, कितने घंटे की क्लास हो गई? 2 घंटे 11 मिनट। 2 घंटे 11 मिनट, बस सही है। ये क्लास थी 1 घंटे 33 मिनट की।